स्टेशन शोर से जीवंत था। नॉर्थक वेस्ट का रेल केंद्र हमेशा से ऐसा ही रहा है, इस्पात और प्रकाश का एक विशाल समूह, जिसके टाइलों वाले फर्श पर हमेशा लोगों का समुद्र भरा रहता है। विक्रेता अपना सामान चिल्ला चिल्ला कर बेच रहे थे। भुने हुए अखरोट की गंध तेल और लोहे की तीखी गंध के साथ मिल रही थी। रेलगाड़ियां प्लेटफॉर्म पर आती जाती रहती थीं और गड़गड़ाहट के साथ हवा में कंपन होता रहता था। अधिकांश लोगों के लिए यह बस आवागमन, काम पर जाने या घर लौटने का एक और दिन था। लेकिन वेनेसा के लिए नहीं। वह प्लेटफॉर्म के दूर वाले छोर पर अकड़कर खड़ी थी, उसका हुड उसके चेहरे पर नीचे की ओर खींचा हुआ था। उसके बगल में उसकी छोटी बहन एमिलिया प्रसन्नतापूर्वक गुनगुना रही थी। स्पष्टतः उसे दूसरों के साथ घुलने मिलने की कोई चिंता नहीं थी। वेनेसा ने धीरे से सांस ली और खुद को स्थिर किया। आज का दिन मायने रखता है। आज वह उससे मिलेगी, उस रहस्यमय आदमी से जो इस खाते के पीछे था, वह जिसने ऐसे शब्दों के साथ अपनी बात रखी थी जो किसी भी चापलूसी से कहीं अधिक गहरा प्रभाव डालते थे। लुसियस वॉन होहेनबर्ग। यहाँ तक कि जाने से पहले उसने अपने बाल भी संवारे, उन्हें सावधानी से सीधा किया और तब तक संवारा जब तक कि वे चमकने न लगे। अब यह उसके हुड के नीचे छिपा हुआ था, लेकिन वह जानती थी कि यह अच्छा लग रहा है। फिर भी घबराहट की एक पीड़ा ने उसे दोबारा सोचने पर मजबूर कर दिया। बहन, उसने अपनी बहन की आस्तीन को हल्के से खींचते हुए फुसफुसाते हुए कहा, क्या मैं सुंदर दिख रही हूं? एमिलिया मुर्री, उसकी शरारत भरी लाल आंखें वेनेसा पर घूम रही थीं। दोनों ही महिलाएं आकर्षक थीं, लेकिन एमिलिया में एक प्रकार की छेड़खानी थी जिसका मुकाबला वेनेसा कभी नहीं कर सकती थी। जरूर, एमिलिया ने जानबूझकर मुस्कुराते हुए कहा, तुम हमेशा ऐसा ही करते हो। अगर मैं तुम्हारी बहन न होती तो मैं तुम्हारे लिए पागल हो जाती, खासकर तुम्हारे इन पागलों के साथ। इससे पहले कि वेनेसा कोई प्रतिक्रिया दे पाती, एमिलिया का हाथ आगे बढ़ा और बेशर्मी से उसकी छाती पर निशाना साधा। तमाचा। वेनेसा ने इतनी तेजी से हाथ हटा दिया कि उसकी हथेली में ही चुभन होने लगी। उसका चेहरा उसके हुड के नीचे गर्म हो गया। कुतिया, हम सार्वजनिक स्थान पर हैं, उसने तीखी आवाज में फुसफुसाते हुए कहा। एमिलिया ने अपना लाल हो चुका हाथ रगड़ते हुए बस हंसी। क्या, मैं तो बस तथ्य बता रही हूं। बहन, तुम्हारे पास तो सब कुछ है। वेनेसा कराह उठी और अपना हुड और नीचे खींचते हुए मुंह मोड़ लिया। कभी कभी वह सोचती थी कि क्या एमिलिया सचमुच महिलाओं से प्यार करती है, क्योंकि उसकी नज़र हमेशा उसके स्तनों पर ही रहती थी, या वह सिर्फ एक अश्लील विकृत व्यक्ति थी। हालांकि एमिलिया ने उसे छेड़ना बंद नहीं किया। ईमानदारी से कहूं तो मुझे नहीं लगता कि वह आएगा। वेनेसा सोच में पड़ गई। क्या मतलब है तुम्हारा? मैं बिल्कुल वही कह रही हूं जो मैंने कहा, एमिलिया ने लापरवाही से एक धातु के खंभे पर टिकते हुए कहा। मुझे शक है कि वह तुमसे बात भी कर रहा था। अब एक रेलगाड़ी रुक गई थी और लोग बाहर निकल रहे थे। वेनेसा की भौहें तन गईं। वह अकाउंट का मालिक है। बेशक था। अच्छा, एमिलिया ने मुस्कुराते हुए अपना सिर झुकाया। अगर कोई और इसे इस्तेमाल कर रहा होता तो क्या होता? अगर वो ये सब सिर्फ प्रभावशाली दिखने के लिए कह रहा होता? मेरा मतलब है, कौन कहता है कि उन्हें अवेकनेस का पुराना जमाना पसंद है? ये तो मजे के लिए किताबों के उद्धरण देने जैसा है। उसने वेनेसा को एक तीखी नजर से देखा। तुम अपवाद हो क्योंकि तुम तो मूलतः एक जीवाश्म हो, बहन। लेकिन अगर वह कोई मेरी उम्र का हो? बिल्कुल नहीं। वह शायद तुम्हें प्रभावित करने की कोशिश कर रहा था। ये शब्द वेनेसा की अपेक्षा से कहीं अधिक गहरे तक प्रभावित कर गए। वह अपने होंठ काटकर चुप हो गई। एमिलिया की बात सही थी। क्या होगा अगर उसे मूर्ख बनाया जा रहा हो? क्या होगा यदि वह कभी ना आए और वह मूर्ख की तरह यहां तक आए? इस तरह की बहुत सारी निराशाएं हुई थीं, विशेषकर जब गिल्ड का पतन हो रहा था। भीड़ उनके चारों ओर घूम रही थी, मानो आंदोलन की नदी बह रही हो। एक क्षण के लिए संदेह उसके अंदर ठंडे पानी की तरह समा गया। और तब, अच्छा ऐसा है। स्टेशन के शोर को चीरती हुई यह आवाज स्पष्ट सुनाई दे रही थी। दोनों बहनें एक साथ मुड़ी और उनकी नजरें उनकी ओर आ रहे लंबे व्यक्ति पर टिक गईं। उसने एक बड़ा काला हुड पहना हुआ था, जिसकी छाया उसके चेहरे को ढक रही थी। लेकिन जो छिपाया नहीं जा सका, वह थी उसकी आंखें, गहरी बैंगनी, जो स्टेशन की धुंधली रोशनी में रत्नों की तरह चमक रही थीं। मेरा इरादा, वह आदमी पास आते हुए बोला, मिस वेनेसा को प्रभावित करना नहीं था। मैं तो बस अपने विचार साझा कर रहा था। वेनेसा की सांस गले में अटक गई। दूसरी ओर एमिलिया का चेहरा पीला पड़ गया। उसके चेहरे पर पहचान बिजली की तरह चमक उठी। उसने वह आवाज पहले भी सुनी थी, नदियों पर। माफ करना, उसने मेट्रो स्टेशन के बीच में ही जोर से झुककर कहा, जिससे वहां से गुजरने वाले यात्री अजीब नजरों से देखने लगे। लुसियस ने कोई जवाब नहीं दिया।
उसे इसकी जरूरत नहीं थी। उफ, उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी तुलना दूसरे पुरुषों से करने की। वह नाराज था और यह उचित भी था, लेकिन प्रतिक्रिया देने के बजाय उसने हाथ से इशारा करके उन्हें अपने पीछे आने को कहा। उसके पीछे से दो अन्य लोग आए, दोनों महिलाएं थीं। उनमें से एक ने टोपी और चश्मा पहना हुआ था, उसकी मुद्रा थोड़ी अजीब थी, मानो वह फर्श पर ही गिर जाना चाहती हो। ये लूना थी। दूसरी महिला बहुत ही संतुलित भाव से चल रही थी, उसके सुनहरे बाल प्रकाश को पकड़ रहे थे, हरी आंखें तेज और निर्लज थीं। अलारा, बहनों के विपरीत, दोनों को भेष बदलने की चिंता नहीं थी। अलारा को विशेष रूप से उनके साथ देखकर गर्व महसूस हो रहा था। लुसियस निकट आया और वेनेसा ने उससे मिलने के लिए आगे बढ़ने से पहले गहरी सांस ली। जब उसने उसे लिया तो उसका हाथ थोड़ा कांपने लगा। मिस वेनेसा, उसने समान भाव से कहा, उसकी पकड़ मजबूत लेकिन सम्मानजनक थी। आपसे मिलकर खुशी हुई। मैं फिलहाल नॉर्थक्रेस्ट में ही रहूंगा ताकि गिल्ड के ज्यादा करीब रह सकूं। मैं समझ गई, वेनेसा हकलाते हुए बोली, उसका दिल जोर से धड़क रहा था। उसने मन ही मन खुद को कोसा। उसे शांत और पेशेवर होना चाहिए था। इसके बजाय वह एक घबराई हुई स्कूली छात्रा की तरह लग रही थी। उसने अपने होंठ काटते हुए अपना हाथ तुरंत वापस खींच लिया। क्या वह असभ्य थी? लेकिन लूसियस ने बेपरवाह होकर अपना सिर थोड़ा सा झुकाया। मैं ही तो पहले आया था, है ना? अगर तुम मुझे यहाँ नहीं चाहते तो। नहीं, वेनेसा ने बीच में ही टोकते हुए उसकी बात पूरी होने से पहले ही उसका हाथ पकड़ लिया। उसके गालों पर गर्मी दौड़ गई। नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैंने अपनी गाड़ी बाहर खड़ी कर दी है। चलो, मैं तुम्हें और तुम्हारे साथ आए लोगों को तुम्हारे घर तक पहुंचा दूं। लुसियस ने कुछ पल तक उसका अध्ययन किया, जो उसके हुड के नीचे अस्पष्ट था। फिर उसने सिर हिलाया। मुझे कोई आपत्ति नहीं है। राहत ने वेनेसा की छाती में जकड़ी हुई जकड़न को ढीला कर दिया। वह तेजी से मुड़ी और बाहर निकलने का इशारा किया। वे पांचों एक साथ ऊपर चढ़े, स्टेशन से होते हुए तब तक चले जब तक कि वे सुबह की खुली रोशनी में नहीं आ गए। उसकी कार इंतजार कर रही थी, एक चमकदार काले रंग की सेडान कार, जो इतनी बड़ी थी कि उसमें 5 लोग आराम से बैठ सकते थे। एमिलिया लूना और अलारा के साथ पीछे की सीट पर बैठ गई, जबकि वेनेसा ने ड्राइवर की सीट ले ली। लुसियस उसके बगल वाली सीट पर बैठ गया। वेनेसा ने स्टीयरिंग व्हील को पकड़ लिया और कोशिश कर रही थी कि उसे इस बात का एहसास न हो कि वह उसके इतने करीब बैठा है। जैसे ही कार सड़क पर आई, सन्नाटा छा गया। शहर चमकता हुआ गुजरा, ऊंची इमारतें, सड़क पर विक्रेता, टिमटिमाते नियॉन संकेत। लेकिन वेनेसा का ध्यान केवल अपने बगल में खड़े आदमी पर था। तो मिस्टर लुसियस, उसने आखिरकार कहा, उसकी आवाज पहले से ज्यादा सख्त थी। मैं आपसे एक बार फिर पूछूंगी, ग्रिमो में शामिल होने की आपकी असली वजह क्या है? मैं ये सब असभ्य लगने के लिए नहीं कह रही हूँ, वेनेसा ने जल्दी से आगे कहा। मैं बस ये जानना चाहती हूँ कि आप यहाँ आने के लिए इतनी मेहनत क्यों कर रही हैं। हमारे यहाँ एक पवित्र संघ है जिसका मालिक संत है, और यहाँ तक कि एक वुल्फ संघ भी है जिसका मालिक एक एस रैंक अवेकनर सुप्रीम मैन है। अंतिम नाम सुनते ही लुसियस लगभग चौंक गया। आखिर कौन खुद को सर्वोच्च मनुष्य कहता है? ऐसा न सोचना असंभव था। उसने जिंदगी में, खासकर ऑनलाइन, बेतुके उपनाम देखे थे, लेकिन ये तो चरम पर था। यह उसी श्रेणी में था जिसमें एक मिडिल स्कूल गेमर ने स्वयं को डार्कस्लेयर्स टैग किया था। सिवाय इसके कि यह आदमी कोई बच्चा नहीं था जो माइक पर चिल्ला रहा था, वह एस रैंक का था। यह तथ्य कि लोगों ने वास्तव में उसके शीर्षक को सीधे चेहरे के साथ कहा, लुसियस को अपने आप से बाहर निकलने की इच्छा हुई। इसके अलावा, मुझे लगता है कि मैं जानता हूं कि मूल कहानी में उसका जिक्र क्यों नहीं किया गया। उसने सोचा, वह कहानी के लिए बहुत ज्यादा शर्मनाक था। उसने अपने होठों को जोर से हिलाया। यह हंसने का वक्त नहीं था, भले ही नाम उसे अंदर से मार रहा हो। वेनेसा उसका मजाक नहीं उड़ा रही थी, वह सचमुच उलझन में थी। और उसे ऐसा होने का पूरा हक भी था। जब रैंकिन पावरहाउस की बात आती थी तो ग्रिमो गिल्ड शीर्ष 20 में भी नहीं था। वे महीनों से उम्मीदवारों से संपर्क कर रहे थे, उनकी प्रासंगिकता को पुनः स्थापित करने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन एक के बाद एक अस्वीकृतियां मिलती रहीं। ये सार्वजनिक अपमान में बदल गया था। उनके निमंत्रण के स्क्रीनशॉट वायरल हो गए। उनके भीख मांगते हुए मीम्स इस तरह के कैप्शन के साथ प्रसारित हुए, प्लीज भाई, हमें ये जीत चाहिए। और फिर भी लुसियस स्वेच्छा से अंदर चला गया था। जैसा कि मैंने टेक्स्ट में कहा था, उन्होंने सहज लेकिन दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, मुझे आमतौर पर न्यू एज ऑफ अवेकनेस पसंद नहीं है। हवा बदल गई। एमिलिया, जो पीछे की सीट पर बैठी थी और उसका फोन आधा उठा हुआ था, ने उसे थोड़ा नीचे कर दिया।
लूना, जो चुप रहने में संतुष्ट थी, ने अपनी ठुड्डी को केवल इतना हिलाया कि ध्यान देने का संकेत मिले। लुसियस आगे की ओर झुका, अपनी ठोड़ी को हथेली पर टिका लिया, कोहनी कार के दरवाजे पर टिका दी। अभी सब कुछ अच्छा है। यह एक नया युग है और हाँ, हमें विकसित होना ही है। लेकिन इस दौरान कहीं न कहीं हम जागृत होने का असली मतलब भूल गए हैं। क्या आप जानते हैं कि जागृति लाने वाले लोग आखिर क्यों अस्तित्व में थे? वेनेसा ने मुंह तो खोला, लेकिन झिझकते हुए रुक गई। उसने अपना सिर थोड़ा हिलाया, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह उसका जवाब चाहता है या कोई बयानबाजी। रक्षा के लिए, उन्होंने सरलता से कहा। उन लोगों की रक्षा के लिए जो जाग नहीं पाए। आम लोगों और उन्हें निगलने के लिए ताक में बैठी चीजों के बीच खड़े होने के लिए। उनके शब्द जोरदार नहीं थे, लेकिन उनमें वजन था, मानो कार स्वयं उनके लिए स्थिर रहना चाहती हो। बेशक वह उसके मुंह से शब्द खींच रहा था, ये वही था जो उसने बाद में नायक को बताया था। एमिलिया की छाती में जकड़न आ गई। वह उसे एक मनोरंजनकर्ता, तेज तर्रार और बकवास करने वाले व्यक्ति के रूप में जानती थी, जिसकी बातचीत सुनकर हजारों लोग तालियां बजाते थे। लेकिन उसे इस तरह बोलते हुए सुनकर उसे कल की याद आ गई जब उसने अनगिनत इनामी शिकारियों द्वारा हमला किए जाने के बावजूद नागरिक जीवन की रक्षा करने की कोशिश की थी। मुझे पता है ये कोई बड़ा भाषण लग रहा है, लुसियस ने खिड़की पर नजरें गड़ाते हुए कहा। लेकिन बस इतना ही है। मैं बस जागृत होने का मतलब वापस लाना चाहता हूँ। और इसके अलावा, उन्होंने आखिरी शब्द इतने धीमे बोल दिए कि उन्हें पकड़ पाना मुश्किल था। मुझे आपको टीवी पर देखकर अच्छा लगा। वेनेसा की पकड़ पहिए पर लगभग डगमगा गई। शब्द उसके कानों में गल गए, और इससे पहले कि वह उसे दबा पाती, उसके गालों पर रंग चढ़ गया। उसने अपने होंठ भींच लिए, आंखें आगे की ओर टिकल लीं। उसे डर था कि उसकी एक नज़र भी उसकी प्रतिक्रिया का खुलासा कर देगी। वह वेनेसा थी, ए रैंक अवेकनर, ग्रिमो की नेता। उसे इतनी आसान बात पर शर्माना नहीं चाहिए था। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। ओह, मैं समझ गई। उसने अपनी आवाज को तटस्थ रखने की कोशिश की। लुसियस ने धक्का नहीं दिया। वह उसकी प्रतिक्रिया से संतुष्ट होकर पीछे झुक गया और आंखें बंद कर ली, मानो आराम कर रहा हो। कार में सन्नाटा छा गया। एमिलिया ने अपने गाल के अंदर का हिस्सा काट लिया। वह चिल्लाना चाहती थी, ये बहुत ही घटिया था। और सीट में समा जाना चाहती थी। क्या होगा अगर वह अभी भी पहले की बात पर गुस्सा था? क्या होगा यदि वह उसकी जिंदगी को नरक बना दे? उसकी उंगलियां उसकी स्कर्ट पर कस गईं। कृपया मुझे रद्द न करें। कृपया मुझसे नफरत न करें। लूना, जो हमेशा हवा में छलांग लगाने वाली खिलाड़ी थी, ने अंततः इसे तोड़ दिया। तो उसने पत्थर की तरह सपाट होकर पूछा, हम कहाँ रह रहे हैं? वेनेसा ने गला साफ करते हुए कहा, ओह, हम यहाँ हैं। जब वह पहिया घुमा रही थी तो उसके स्वर में राहत की भावना थी। कार एक चौड़े, निजी रास्ते पर मुड़ गई। लोहे के 2 गेट उसके पहचान पत्र स्कैन पर आसानी से खुल गए, जिससे आगे एक विशाल संपत्ति दिखाई दी। सड़क घुमावदार रास्ते से होकर गुजरती थी, जहां से कटी हुई झाड़ियां, चमकते हुए लैंप और एक फव्वारा गुजरता था जो सूरज की रोशनी में चमक रहा था। लुसियस ने अपनी आंखें खोली और उसे भी रुकना पड़ा। हवेली बहुत विशाल थी, पुराने जमाने की भव्यता और आधुनिक तीखेपन का संगम। स्टील के फ्रेम वाली कांच की दीवारों के साथ साथ मेहराबदार पत्थर के प्रवेश द्वार बने हुए थे। ऊंची खिड़कियों से गर्म रोशनी बाहर आ रही थी, जिससे पूरे ढांचे को सुबह के सूरज के सामने एक सुनहरा दिल सा दिखाई दे रहा था। गैराज के अंदर वेनेसा ने अभ्यास के साथ सहजता से गाड़ी पार्क की। मुझे कोई भी ऐसा रिजर्वेशन नहीं मिला जो मुझे सही लगा, उसने इंजन बंद करते हुए स्वीकार किया। तो मुझे उम्मीद है कि आपको हमारे साथ रुकने में कोई आपत्ति नहीं होगी। यहाँ अनगिनत गेस्ट रूम हैं। लुसियस के चेहरे पर एक अजीब सी हलचल हुई। ये बहुत ही सूक्ष्म था, बस होठों का हल्का सा हिलना, भौहों का एक टेढ़ापन। अगर आप उसे नहीं जानते तो आप इसे समझ नहीं पाएंगे। लेकिन अंदर, वाह, वह सचमुच एक शुगर मॉमी है। यह विचार जोर से, उन्मादपूर्ण ढंग से गूंज उठा। वह अमीर थी, बेशक वह अमीर थी। ए रैंक वाले अवेकनर का वेतन अकेले ही गगनचुंबी इमारतों की तरह ढेर हो जाता है, विज्ञापनों और अतिरिक्त सौदों का तो जिक्र ही नहीं। संभवतः उसके खाते में उसकी कल्पना से भी अधिक शून्य थे। उसने एक शांत मुस्कान दी, अपना गाल रगड़ते हुए मानो जम्हाई छुपा रहा हो। तुम्हारी विचारशीलता के लिए शुक्रिया, उसने रेशम की तरह कोमल स्वर में कहा। लेकिन अंदर ही अंदर उसका सिर अभी भी चीख रहा था। हवेली, गेस्ट रूम, मैं यहाँ राजा की तरह रह सकता हूँ। किराए के अपार्टमेंट में चरमराते बिस्तरों पर सोना छोड़ो, यही है। यही नियति है। एल्गोरिथम की तारीफ करो दोस्तों, हमने कर दिखाया।
वेनेसा सबसे पहले कार से बाहर निकली, उसके जूते पॉलिश किए हुए गैराज के फर्श पर हल्के से टकरा रहे थे। लुसियस उनके पीछे पीछे चल रहा था, उसके हाथ जेबों में थे, उसकी निगाहें साफ सुथरी पंक्तियों में खड़ी महंगी गाड़ियों पर टिकी हुई थीं। एमिलिया उनके पीछे जल्दी से बाहर निकल गई, जबकि अलारा स्पष्ट रूप से प्रभावित थी। दूसरी ओर लूना उसी शांत उदासीनता के साथ चली गई जैसे कि हवेलियां बहुत सस्ती हों। हालांकि यह पहली बार था जब वह इतनी महंगी जगह देख रही थी। वेनेसा ने उसका सामना किया। जैसे ही उसने अपना हुडी नीचे किया, सूरज ने उसके चेहरे को देखा, उसके सुंदर लाल बाल उसके सामने प्रकट हो गए। मेरे पास कॉन्ट्रैक्ट अंदर है, उसने उसकी आंखों में आंखें डालते हुए कहा। उसकी शर्मिंदगी अब गायब हो गई थी। उसकी आवाज में कोई झिझक नहीं थी, संदेह की कोई गुंजाइश नहीं थी। वो फिर से गिल्ड की मुखिया बन गई, पूरी तरह से व्यावसायिक। क्या हम चलें? लुसियस ने अपनी खामोशी को इतनी देर तक बरकरार रखा कि उसकी मुस्कुराहट शांत हो सके। उसने अपना सिर थोड़ा सा झुकाया, उसकी आंखें चमक रही थीं। हम करेंगे। लुसियस और वेनेसा हवेली की सबसे ऊपरी मंजिल पर स्थित उसके कार्यालय में एक दूसरे के सामने बैठे थे। कमरा बिल्कुल वैसा नहीं था जैसा उसने ग्रिमो के गिल्ड मास्टर से कल्पना की थी। चूंकि यह उपन्यास या मनहवा में नहीं दिखाया गया था, इसलिए यह पहली बार था जब उन्होंने इसे देखा। यह न तो वह ठंडा, संगमरमर से पॉलिश किया हुआ कक्ष था जिसकी उन्होंने अपेक्षा की थी, न ही वह चिकना, डराने वाला स्थान था जो किसी कॉर्पोरेट ड्रामा में देखने को मिलता है। इसके बजाय वेनेसा का कार्यालय रहने लायक लग रहा था। किताबें दीवार के सहारे छोटे छोटे असमान टावरों में रखी हुई थीं। मिशन रिपोर्टों का ढेर उसकी मेज के कोने पर खतरनाक ढंग से झुका हुआ था, मानो गुरुत्वाकर्षण को उन्हें लेने की चुनौती दे रहा हो। आधे खुले लिफाफे और अनुबंध उसकी मेज पर इस तरह बिखरे पड़े थे कि उनमें कोई अव्यवस्था तो नहीं थी, लेकिन कोई व्यवस्था भी नहीं थी। वह अपनी कुर्सी पर अकड़कर बैठी थी, लाल बालों की एक लट को कान के पीछे कर रही थी, उसके गाल हल्के गुलाबी थे। सामान्यतः इस तरह के अनुबंधों पर गिल्ड के आधिकारिक मुख्यालय के अंदर हस्ताक्षर किए जाते थे, जहां गवाह और रिकॉर्ड रखने वाले मौजूद होते थे। लेकिन उसके अधीनस्थों ने उससे आग्रह किया था कि वह थोड़ा आराम करे ताकि वह अधिक काम करके खुद को टूटने से बचा सके। इस तरह लुसियस यहां तक पहुंच गया, उसके घर में, उसके निजी कार्यालय में, उसके सामने एक डेस्क पर, जहां से हल्की वेनिला और स्याही की गंध आ रही थी। और ऐसा प्रतीत होता है कि उसे इसकी कोई परवाह नहीं थी। उसकी बैंगनी आंखें झुकी हुई थीं। वह अनुबंध की पंक्ति दर पंक्ति को सरसरी तौर पर देख रहा था तथा कुछ धाराओं पर अटका हुआ था। वेनेसा के लिए जिस तरह से वह पढ़ता था, उससे उसके पेट में बेचैनी सी मच जाती थी। मैंने वे नए नियम जोड़ दिए हैं जिन पर हमने कल रात बात की थी, उसने सामान्य से ज्यादा धीमी आवाज में, लगभग शर्मीली आवाज में कहा। वह लड़की अलारा जो तुम्हारे साथ आई थी, जब हम उसकी आत्मीयता जांच लेंगे तो मैं उसे गिल्ड में दर्ज कर दूंगी। और लूना, उसने हाथ जोड़कर नीचे देखा और फिर आगे बोली, वह मेरी सीधी सुरक्षा में रहेगी। लुसियस ने ध्यान भटकते हुए सिर हिलाया, उसकी नजर कागज से हटी ही नहीं। और तुम भी कुछ समय के लिए यही रहोगे, वेनेसा बोली। अब जब उसमें गति आ गई है तो उसकी आवाज में दृढ़ता आ गई। दिव्य श्रेणी की प्रतिभा जागृत होने के बावजूद तुम अभी भी एक ही श्रेणी के जागृत करता हो। हमें चीजों को ठीक से चलाना होगा। तुम और मैं कभी कभी स्पार कर सकते हो और मैं तुम्हें सीधे गिल्ड मिशन लेने की अनुमति दूंगी। हालांकि छापे उद्धरण चिन्ह। वह रुकी, उसे ध्यान से देखते हुए। तुम्हें साथ लाए जाने के लिए तैयार होने में कुछ समय लगेगा। मुझे उम्मीद है कि तुम समझ जाओगे। उसके शब्द अभ्यास से भरे हुए थे, आखिरकार उसने पूरी रात इसका अभ्यास किया था। लेकिन वह जानती थी कि वह क्या कर रही है। वह अनुबंध को अधिक सुंदर बनाने का प्रयास कर रही थी तथा सौदे को ऐसे तरीकों से मधुर बनाने का प्रयास कर रही थी जिन्हें मधुर बनाने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि ग्रिमो के पास देने के लिए ज्यादा कुछ था भी नहीं। लुसियस को ये बात पता थी और वह समझता था कि ऐसा क्यों है। आखिरकार उसने अपनी नजरें उठाईं, आंखें तीखी थीं लेकिन दयालु नहीं। मैं समझता हूं, और मुझे कहना होगा, ये बहुत अच्छा किया गया है। जैसे ही उसने कलम उठाया और बिना किसी और झंझट के पृष्ठ पर एक मोटे स्ट्रोक में अपना नाम लिख दिया, उसके चेहरे पर राहत की लहर दौड़ गई। वेनेसा के होंठ कांपने लगे, इससे पहले कि वह दोबारा बोलती। उद्धरण चिन्ह। मैं आपको उच्च पद न दे पाने के लिए क्षमा चाहता हूं। लूसियस अपनी कुर्सी पर पीछे झुक गया और कलम को एक बार घुमाकर नीचे रख दिया। कोई बात नहीं, तुमने मुझे खास बना दिया है। बस इतना ही काफी है। उसकी मुस्कुराहट एक बार फिर नर्म पड़ गई। सच्ची। और उन लड़कियों की रक्षा करने के लिए शुक्रिया। हम एक बड़े परिवार की तरह हैं।
अगर परिवार यंडेरेस से भरा हुआ था, उसने मन ही मन कहा, इस विचार पर अपनी आंखें घुमाने की इच्छा को रोकते हुए। उसने अनुबंध को मेज पर से वापस उसकी ओर सरका दिया, फिर सहजता से अपना फोन निकाल लिया। एक त्वरित क्लिक के साथ उन्होंने हस्ताक्षरित पृष्ठ की तस्वीर खींच ली। प्रशंसक इसे बाद में खाएंगे जब उनके पास इसके साथ भाषण तैयार करने का समय होगा। रेमो को भी अधिक ध्यान आकर्षित करने की आवश्यकता थी। अब लूसियस ने थोड़ा आगे झुकते हुए कहा, उसकी मुस्कुराहट फिर से लौट आए। जब हमने पहली बार बात की थी तो तुमने मुझे घुमाने की बात कही थी, है ना? हाँ, वेनेसा ने तुरंत जवाब दिया। जैसे ही उसने दस्तावेज को पकड़ा, उसकी पीठ सीधी हो गई, मानो वह स्वयं को स्थिर कर रही हो। अब वह आधिकारिक तौर पर ग्रिमो का हिस्सा था। कोई भी उससे यह अधिकार नहीं छीन सकता था। तुम्हारे शांत हो जाने के बाद हम बाहर जा सकते हैं। मेरे पास तुम्हें दिखाने के लिए बहुत सी जगहें हैं। लूसियस ने उसे एक हल्की सी शरारती और आधी गंभीर मुस्कान दी। यह एक डेट है। वह खड़ा हुआ, अपना फोन जेब में डाला और जाने के लिए मुड़ा। उसने यह नहीं देखा कि उसके गालों का रंग कैसे लाल हो गया था, या उसकी उंगलियां अनुबंध पर कैसे टिकी हुई थीं, मानो उसे डर हो कि वह धुएं में गायब हो जाएगा। जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, वेनेसा ने तेजी से सांस छोड़ी और दस्तावेज को अपनी दराज में खींच लिया तथा निर्णायक क्लिक के साथ उसे बंद कर दिया। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, वह फुसफुसाते हुए बोली, एक क्षण के लिए छत की ओर देखती रही, मानो किसी अदृश्य व्यक्ति से स्वीकृति मांग रही हो सकता है कि उसका बड़ा भाई, जो हमेशा से यह मानता था कि ग्रिमो शीर्ष पर होगा, अब उस पर गर्व कर रहा होगा जहां से वह उसे देख रहा था। भले ही कोई अन्य उच्च प्रोफाइल भर्ती उनके साथ शामिल न हुई हो, केवल लूसियस का होना ही पर्याप्त था। पर्याप्त से अधिक। ग्रिमो को अब अंतरिक्ष आधारित प्रतिभाओं तक विशेष पहुंच प्राप्त हो गई, जो कि सबसे दुर्लभ थी। यही वह बात थी जिसने दुनिया को सबसे पहले उसके पीछे भागने पर मजबूर किया। एक सच्चा अंतरिक्ष जादूगर निपुणता प्राप्त होने पर ऐसी वस्तुएं बना सकता है जिन्हें कभी असंभव माना जाता था। भंडारण रिंग, पोर्टल, टेलीपोर्टेशन गेट, ऐसी प्रौद्योगिकियां जो गिल्डों के बीच शक्ति संतुलन को बदल सकती हैं। लूसियस के साथ ग्रिमो को पुनः प्रासंगिकता प्राप्त करने का अवसर मिला। उसकी धड़कनें तेज हो गईं, उसकी छाती में खुशी उबलने लगी, जब तक कि वह उसे रोक नहीं सकी। उसने अपना फोन उठाया और जल्दी से नंबर मिलाया। रीता, उसने अपनी आवाज में उत्साह को रोक न पाते हुए कहा। यहां नीचे आओ, मैंने अभी अभी उस पर दस्तखत किए हैं। ... हॉल में कदम रखते ही लूसियस ने गहरी सांस ली। कार्यालय के बाहर की हवा हल्की थी और उसने अपने कंधे ऐसे हिलाए जैसे कोई अदृश्य भार उतार रहा हो। पहला चरण पूरा हो गया। अब दूसरा भाग था वेनेसा के साथ समय बिताना। अकेला उसके साथ कुछ समय बिताना और अधिक बातचीत करना बहुत अच्छा होगा, उसने सोचा और कल्पना की कि उसके मन में किस प्रकार के दृश्य हैं। यदि और कुछ नहीं तो उस महिला के पास उसे आश्चर्यचकित करने का एक तरीका था। उसके विचार अचानक रुक गए जब उसने एमिलिया को सीढ़ियों के पास प्रतीक्षा करते देखा। वह झिझकते हुए उसके पास आए, उसकी नजरें उसके अलावा हर जगह घूम रही थीं। दूर हटो, मुख्य नायिका। लूसियस मन ही मन चिल्लाया और चाहा कि वह उसे पृष्ठभूमि में खड़े एनपीसी की तरह दूर भगा दे। उसने अभी अभी वेनेसा के साथ एक संभावित मार्ग तय किया था और अब ये बच्चा दृश्य को अवरुद्ध कर रहा था। एमिलिया ने अंततः अपनी नजरें उठा लीं। उसकी आंखें आधे सेकंड के लिए उसकी आंखों से मिलीं, फिर उसने जल्दी से अपनी नजरें दूसरी ओर कर लीं। उसके गाल लाल हो गए। वे पॉलिश किए हुए क्रिस्टल की तरह हैं, उसने सोचा। अगर वह बहुत अधिक ध्यान केंद्रित करती तो उसकी आंखें उसे अपनी ओर खींच सकती थीं। उसने घबराहट में कहा, मुझे माफ करना, मुझे आपकी बातों पर शक हुआ। प्लीज मुझे कैंसिल मत करना। लूसियस ने पलकें झपकाईं। रद्द? हाँ, उसने अपने हाथ मलते हुए कहा, उसकी आवाज में तेजी आ गई। तुम्हारे बहुत बड़े प्रशंसक हैं। तुम चाहो तो मेरी पूरी सोशल लाइफ बर्बाद कर सकते हो। बहुत से मशहूर लोग ऐसी बात चुपचाप बर्दाश्त नहीं करते। लूसियस ने अपनी नाक की मालिश की और मन ही मन आह भरी, आजकल के बच्चे। कोई जरूरत नहीं है, आखिरकार उसने शांत स्वर में, लगभग पितावत स्वर में कहा। दरअसल मुझे तुम्हारा काम बहादुरी भरा लगा। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं, वह अचानक चौंक गई। तुम अपनी बहन को लेकर बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव हो, वह धीमे कदमों से उसके पास से गुजरते हुए बोला। तुम नहीं चाहती कि उसका समय बर्बाद हो। तुम्हें इसके लिए माफी मांगने की जरूरत नहीं है। वह रुका नहीं, उसके जवाब का इंतजार नहीं किया। वह गलियारे में आगे बढ़ रहा था, कदम नाप रहा था, हाथ लापरवाही से जेबों में डाले हुए थे। एमिलिया जड़वत खड़ी रही, उसका दिल धड़क रहा था, उसके शब्द उसके दिमाग में गूंज रहे थे। ओह,
ठीक है। वह अंततः फुसफुसाई, हॉल के सन्नाटे में अकेली खड़ी रह गई। लुसियस ने आह भरी और अपनी कमीज को ठीक किया, किनारे को इस तरह खींचा जैसे वह पहले से ही सही न हो। वे जाने से एक दिन पहले खरीदारी करने गए थे और अब उसने एक बड़ी शर्ट और आरामदायक जीन्स पहन रखी थी। कुछ भी चमकीला नहीं था, लेकिन उसे यह पसंद आया कि यह उस पर कैसे बैठा। वह खुद को आईने में देखते हुए अपने बालों में कंघी चला रहा था। खूबसूरत, आकर्षक, अद्भुत, उसने सोचा, बालों के सही जगह पर होने की तारीफ करते हुए। मैं सचमुच इस दुनिया का सबसे खूबसूरत आदमी हूँ। उसके होंठ संतुष्टि से मुड़ गए। अगर यह सच है तो यह आत्ममुग्धता नहीं है। उसने कंघी को थोड़ा सा शान से काउंटर पर गिरा दिया और फिर मुस्कुराया। यहाँ तक कि उन्हें जो अतिथि कक्ष दिया गया था वह उनके पुराने जूते के डिब्बे जैसे अपार्टमेंट से कहीं बेहतर था। एक विशाल बिस्तर, अलमारियां, परिवेश प्रकाश व्यवस्था और बाथरूम, ओह बाथरूम। टब निजी, भविष्योन्मुखी तथा इतना चौड़ा था कि वह किसी भी छोर को छुए बिना फैला जा सकता था। उसने सीटी बजाए। मैं यहाँ हमेशा के लिए रह सकता हूँ, उसने खुद से कहा, हालांकि उसका दिमाग तुरंत वास्तविकता में वापस आ गया। और इसके अलावा मुझे वेनेसा से निःशुल्क प्रशिक्षण भी मिलता है, उन्होंने धीरे से कहा। हाँ, अधिकांश जागृत लोगों की तुलना में वह अधिक शक्तिशाली था। हाँ, उसने 2 दिव्य प्रतिभाओं को जागृत किया था। लेकिन लुसियस इतना मूर्ख नहीं था कि यह मान ले कि वह अजेय है। अभी तक नहीं। वह पहले भी वेलेरियन पर प्रहार करने में सफल रहा था, लेकिन केवल इसलिए क्योंकि उस आदमी को इसकी उम्मीद नहीं थी। सच्चे उच्च श्रेणी के जागृतिकर्ताओं के विरुद्ध, जो लोग युद्ध में जीते और सांस लेते थे, जो लोग अचानक पकड़े नहीं गए थे, वह जानता था कि इस समय उसके पास कोई मौका नहीं होगा। इसीलिए उसे इसकी जरूरत थी। प्रशिक्षण, अनुभव और सबसे बढ़कर समय। ठीक है, लुसियस ने कहा और एक बार फिर अपनी कमीज ठीक करते हुए खुद को संभाला। उसने आईने में एक मधुर मुस्कान बिखेरी, फिर मुड़कर अपने कमरे से बाहर चला गया। वेनेसा हॉल के अंत में इंतजार कर रही थी। वह घुटनों तक लटकती काली पोशाक पहने दीवार के सहारे खड़ी थी। विनम्र, फिर भी सुरुचिपूर्ण, हालांकि जिस तरह से वह मुंह बना रही थी, उससे वह गिल्ड मास्टर की बजाय एक नाराज प्रेमिका की तरह लग रही थी। मैंने अभी हमारे लिए जगह बुक कर ली है, उसे देखते ही उसने कहा। लेकिन हमारे साथ एक और व्यक्ति भी होगा। उम्मीद है तुम्हें कोई आपत्ति नहीं होगी। लुसियस ने पलकें झपकाईं। उसने अपना भाव संयमित रखा, लेकिन अंदर, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। मुझे सचमुच बहुत बुरा लग रहा है। यह अकेले समय बिताने का समय था। वह इसका बेसब्री से इंतजार कर रहा था, वेनेसा को बिना किसी और की दखलंदाजी के और जानने का, शायद उसका मजाक उड़ाने का, शायद उसे अपना वो आकर्षक रूप दिखाने का, जो किसी और को नहीं दिखा। और अब कोई और आ रहा था। उसने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, मुझे नहीं पता। वेनेसा ने अपनी भौहें ऊपर उठाई, मानो उसे उस पर पूरा विश्वास न हो, लेकिन उसने अपनी बात को अनसुना कर दिया। उसने अपने होठों को आपस में दबाया और उसे एक काली टोपी देने से पहले अपने बैग में हाथ डाला। ये मेरा है, उसने उसकी नजरें बचाते हुए धीरे से कहा। मुझे लगता है ये तुम पर अच्छा लगेगा। लुसियस ने आश्चर्य और कृतज्ञता का दिखावा करते हुए उसे ले लिया। धन्यवाद। उसने किनारे को थोड़ा सा समायोजित करते हुए उसे पहन लिया। फिर वह उसकी ओर मुड़ा और एक बालक जैसी मुस्कान के साथ अपना सिर झुका लिया। मैं कैसी दिखती हूँ? उसके होंठ थोड़े से खुले और फिर उसने तुरंत अपनी नजरें दूसरी ओर घुमा ली। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। बहुत बढ़िया, वो बुदबुदाई। लुसियस ने धीरे से हंसते हुए कहा। वह बहुत आसानी से घबरा जाती थी। वे दोनों साथ साथ हॉल से नीचे गए और बाहर निकल आए। दोपहर होते होते हवा ठंडी हो गई, आसमान गर्म रंगों से रंग गया। लुसियस ने उसे खींचा, उसका स्वाद लिया, इससे पहले कि उसकी नज़र किसी चीज पर पड़ी। या यूं कहें, कोई एक महिला उनकी प्रतीक्षा में एक शानदार कार के पास खड़ी थी। वह लंबी थी, उसके बाल लंबे थे और उनका रंग हल्का गुलाबी था जो रोशनी में चमक रहा था। उसकी आंखें गहरी बैंगनी, आकर्षक और तीखी थीं, मानो वे सीधे उसके विचारों को भेद सकें। उसने एक छोटी सी पोशाक पहनी थी जो उसके शरीर से चिपकी हुई थी, मानो उसने जानबूझकर लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए यह पोशाक पहनी हो। और वह घूर रही थी सीधे उस पर। लुसियस का पूरा शरीर जम गया। हे भगवान! उसने तुरंत अपनी नजर नीचे बजरी पर डाली। नहीं, 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 मैं उससे बचना चाहता था। मैं उससे बहुत बुरी तरह बचना चाहता था। उसकी हथेलियां खुजलाने लगीं। वह महसूस कर सकता था कि उसकी निगाहें अभी भी उस पर जल रही थीं, उस पर इस तरह घूम रही थीं कि उसकी त्वचा सिहर उठती थी। वेनेसा ने उत्सुकता से उसकी ओर देखा। क्या हुआ? लुसियस का गला रुंध गया।
वो सच चिल्लाकर बताना चाहता था कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ये औरत, लेकिन उसने खुद को सांस लेने के लिए मजबूर किया। वह लूसियस वॉन होहेनबर्ग था, है ना? नए युग का पहला अंतरिक्ष जादूगर। ऐसी कोई चुनौती नहीं थी जिसका वह सामना न कर सके। धीरे धीरे, जानबूझकर उसने अपना सिर फिर से उठाया। और वह वहां थी, उसके साथ आमने सामने। उसके होठों पर एक ऐसी मुस्कान थी जिसे केवल शिकारी ही कहा जा सकता था। लूसियस ने अपनी पीठ सीधी की और गला साफ किया। मिस सेंटेस, मौसम बहुत अच्छा है। उसने तुरंत फिर से अपनी नजरें फेर ली, उसकी नजरें आसमान की ओर उठ गईं। सच में मौसम बहुत अच्छा था, लेकिन अफसोस की बात है कि उसकी मौजूदगी ने इसे बिगाड़ दिया। वेनेसा ने आह भरी, अरे रीटा, तुम यहां जल्दी आ गईं। रीता, संतति, जीवित सबसे शक्तिशाली जागृतिकर्ताओं में से एक पवित्र प्रतीक, श्रद्धा का प्रतीक, और दुर्भाग्य से यह अस्तित्व में सबसे कुख्यात विकृत लोगों में से एक है। एक ही समय में कोई संत और विकृत कैसे हो सकता है, यह उसकी समझ से परे था, लेकिन इस पर कौन सवाल उठा सकता था? लूसियस ने प्रार्थना की कि वह विनम्रता से सिर हिला दे, शायद वेनेसा का अभिवादन करे, या शायद उसे अनदेखा भी कर दे। लेकिन कोई नहीं, बिल्कुल नहीं। वह आगे बढ़ी, धीरे धीरे। उसकी एड़ियां फुटपाथ पर टकराती रहीं, जब तक कि वह इतनी पास नहीं आ गई कि लूसियस को उसकी खुशबू महसूस हो सके। वह झुकी, उसकी सांस उसके कान को छू रही थी। तुम बहुत हॉट हो, उसने फुसफुसाते हुए कहा, उसके स्वर में मजाक झलक रहा था। चलो मिलते हैं। लूसियस का शरीर अकड़ गया, और फिर सहज ज्ञान ने नियंत्रण कर लिया। उसके चारों ओर का स्थान झुक गया, मुड़ गया, और पलक झपकते ही वह चला गया। कार की पिछली सीट पर जा गिरा, सुरक्षित रूप से उससे दूर। उसकी छाती तेजी से ऊपर नीचे हो रही थी, उसका हाथ वेनेसा द्वारा दी गई टोपी के किनारे को पकड़े हुए था। नहीं, 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 मैं ये नहीं कर रहा। उसके साथ नहीं, इस जीवन में नहीं। आखिरकार ये सेंतनी ही थी, और कोई भी सेंतनी नहीं। वह उपन्यास कथा साहित्य में सबसे अधिक विकृत प्राणी थी। एक बार एक वास्तविक याचिका पर बहस हुई थी कि क्या वह अब तक लिखे गए शीर्ष 5 सबसे विकृत पात्रों में से एक है। और सबसे भयावह बात यह है कि वह शायद शीर्ष स्थान की हकदार थी। लूसियस के होंठ फड़कने लगे जब वह सीट पर बैठ गया। भगवान मेरी मदद करें, वह बुदबुदाया। लूसियस अपनी सीट पर आराम से बैठ गया, जबकि वेनेसा उस जगह की ओर जा रही थी जिसे उसने आज के लिए किराए पर लिया था। उसने शांत होने की कोशिश की, लेकिन हवा में तनाव इतना अधिक था कि दम घुटने लगा। स्रोत उसके ठीक बगल में बैठा था। रीता। लूसियस ने थोड़ा सा हिलकर एक त्वरित नजर चुराए और तुरंत पछतावा किया। रीटा एक पैर को दूसरे पैर पर रखकर बैठी थी। उसकी पोशाक इतनी ऊपर तक खिसकी हुई थी कि उसकी पैंटी का नर्म गुलाबी रंग उसकी आंखों को लुभा रहा था। वह अच्छी तरह जानती थी कि वह क्या कर रही है, ऐसा कोई तरीका नहीं था जिससे वह न जानती हो। उसके होंठ एक हल्की मुस्कुराहट में बदल गए, बैंगनी आंखें एक शिकारी की तरह चमक रही थी जो अपने शिकार को देख रही हो। उसने तुरंत ही दूसरी ओर देखते हुए निगल लिया, तभी उसकी आवाज मखमल की तरह उसके कानों में घुस गई। तो उसने पास झुकते हुए कहा, उसका परफ्यूम एक मीठा, नशीला जाल था। मुझे याद है कि मैंने तुम्हें एक चैट रिक्वेस्ट भेजी थी। उसकी आवाज में मजाक था, पर उसका हाथ पहले ही उसके हाथ से छू चुका था। और तुमने मुझे भुला दिया। लूसियस खांसते हुए कार की खिड़की से बाहर गुजरते दृश्य को घूरने लगा। खैर, मेरे मन में कुछ और योजनाएं थीं। उसकी आवाज तनावपूर्ण थी, जिससे उसकी बेचैनी झलक रही थी जिसे वह छिपाने की बहुत कोशिश कर रहा था। उन्होंने मन ही मन स्वीकार किया कि जब उन्होंने उसका संदेश देखा तो शायद उन्होंने अति प्रतिक्रिया व्यक्त कर दी थी। लेकिन वह और क्या कर सकता था? यह महिला उससे कहीं अधिक खतरनाक थी जितना किसी ने उसे बताया था। रीता एक संत थी, हाँ, दुनिया के लिए एक चमकती हुई हस्ती। लेकिन लूसियस और अन्य पुरुषों के लिए वह गलत प्रलोभन का प्रतीक थी, विकृत, परपीड़क, पुरुषवादी, जुनूनी। ये सभी गुण एक व्यक्ति में कैसे समाहित हो जाते हैं, यह एक रहस्य था जिसे वह सुलझाना नहीं चाहता था। वह हानिरहित मजा नहीं था। वह ऐसी व्यक्ति थी जो सीमा देखती थी, उस पर हंसती थी और फिर बिना किसी हिचकिचाहट के उसे ध्वस्त कर देती थी। और सबसे बुरी बात यह थी कि इन सब छेड़छाड़ के बावजूद वह अभी भी कुंवारी थी और अनुभवहीन थी। लेखक ने इसकी पुष्टि की। वह बचपन से ही एक विकृत महिला थी। उसे मूल कहानी अच्छी तरह याद थी, यहाँ तक कि इलियट तथाकथित नायक भी उससे दूर रहता था। वह उसके हरम में नहीं थी। इसके बजाय वह अपने आनंद के लिए उसके कपड़े चुराने तक चली गई थी, और एक बार तो उसने जुनून में पागल होकर उसका अपहरण करने का भी प्रयास किया था। लूसियस ने अपना जबड़ा कस लिया। यही कारण था कि वह नहीं चाहता था कि वह उसमें रुचि ले।
दुर्भाग्यवश भाग्य को उसकी इच्छा की परवाह नहीं थी। तुम्हें पता है, रीटा फुसफुसाई, धीरे धीरे उसके करीब आते हुए जब तक कि वह अपने कान पर उसकी सांसों की गर्मी महसूस न कर सके, मैं तुम्हें वह सब कुछ दे सकती हूँ जो तुम चाहोगी। उसके होंठ मुड़ गए और उसका हाथ साहपूर्वक उसकी जांघ के करीब चला गया। पैसा, रसूख। उसकी नजरें धीरे धीरे बेशर्मी से उसके शरीर पर घूम गईं। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। औरतें। लूसियस झटके से दूर हट गया, घूरते हुए। रीटा, रीटा, आपको उससे कोई अंतरिक्ष संबंधी सामान नहीं मिलेगा, वेनेसा ने ड्राइवर की सीट से बीच में ही कहा। उसकी आवाज दृढ़ थी, हालांकि उसने अपना सिर नहीं घुमाया। अरे छोड़ो भी। रीटा ने नाटकीय ढंग से कराहते हुए अपना हाथ पीछे खींच लिया और आलस से उसे लूसियस के कंधे पर रख दिया। मैं यूं ही बात नहीं कर रही थी। क्या एक औरत अपने बगल में बैठे एक अच्छे आदमी की कद्र नहीं कर सकती? जैसे ही उसके नाखून उसकी कमीज के कॉलर पर लगे, लूसियस अकड़ गया। वह झुकी और एक क्षण के लिए तो उसे लगा कि वह सचमुच उसे चाट लेगी। उसने तेजी से सांस छोड़ी और उसका हाथ झटक दिया। रीटा बस हंसी, खुश होकर। जब तुम घबराती हो तो कितनी प्यारी लगती हो। मैं तो तुम्हें खा ही जाऊंगी। लूसियस ने सामने की ओर देखा और उसे कोई प्रतिक्रिया देने से इनकार कर दिया। वह अपनी सीट पर लेट गई और जानबूझकर अपनी पीठ को इस तरह झुका लिया कि उसकी पोशाक का गला नीचे की ओर झुक गया, जिससे उसकी पीली त्वचा और क्लीवेज का वक्र दिखाई देने लगा। वेनेसा, तुमने मुझे नहीं बताया कि वह इतना सुंदर है। अगर मुझे पता होता तो मैं उससे पहले ही अपना लेती। वेनेसा ने स्टीयरिंग व्हील को और जोर से पकड़ लिया, उसकी उंगलियां सफेद हो गईं। वह तुम्हारा नहीं है, रीटा। ओह। रीटा की मुस्कान और भी गहरी हो गई और एक अजीब सी मुस्कान आ गई। क्या ये जलन है, प्यारी वेनेसा? मुझे मत बताना कि तुमने उसे पहले ही काट लिया है। लूसियस सीट में समा जाना चाहता था। यह नरक था, और फिर भी सबसे बुरी बात यह थी कि रीटा उसकी परेशानी के हर पल का आनंद ले रही थी। अंततः एक अनंत काल के बाद कार एक चौड़े पत्थर के रास्ते पर आकर रुकी। नॉर्थक्रेस्ट रिसोर्ट उनके सामने विशाल और भव्य दिखाई दे रहा था। हम आ गए, वेनेसा ने कार पार्क करते हुए घोषणा की। मैं पहले ही बाहर जाना चाहती थी, लेकिन रीटा ने सुझाव दिया कि हम पूरा रिसोर्ट किराए पर ले लें। लूसियस ने मन ही मन क्रोध किया। बेशक उसने ऐसा किया था। उपन्यास में भी रीटा ने कभी कोई काम संयम से नहीं किया। वह अपनी कनपटी रगड़ते हुए, आह भरते हुए कार से बाहर निकला। जैसे ही उनके पैर जमीन पर पड़े, वर्दीधारी सेवक आगे बढ़े, झुककर तथा चमकदार मुस्कान के साथ उनका अभिवादन करते हुए कार को भगा ले गए। इस दुनिया के रिजॉर्ट पृथ्वी पर मौजूद रिजॉर्ट जैसे नहीं थे। वे जागृति लाने वालों के लिए बनाए गए विशाल खेल के मैदान थे, जिनमें विलासिता और भोग विलास चरम सीमा पर था। रीटा जैसा कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से इसे किराए पर दे सकता है। ये प्रभावशाली भी था और भयावह भी। जैसे ही वे भव्य प्रवेश द्वार के पास पहुंचे, दरवाजे खुल गए और कर्मचारियों की एक पंक्ति ने गहरा प्रणाम किया। आज आप हमारी देखभाल में होंगे। हम नॉर्थक्रेस्ट रिजॉर्ट में आपका स्वागत करते हैं। वेनेसा ने विनम्रता से मुस्कुराते हुए उनके उत्साह के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। दूसरी ओर लूसियस को घूरने का एहसास हुआ। नौकरानियां, जो अच्छी वर्दी पहने हुए थीं, उसकी ओर देखती रहीं, आपस में फुसफुसाती रहीं और हंसती रहीं। कुछ लोग इतने साहसी थे कि उन्होंने आंख मार दी। मुझे पता है कि मैं सुंदर हूं, उसने रूखे मन से सोचा, लेकिन अरे, क्या उन्हें इसे इतना स्पष्ट करना होगा? उसे इस बारे में सोचने का मौका ही नहीं मिला। अचानक एक गर्म हाथ उसके हाथ में आ गया। वह मुड़ा, उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। रीटा उस पर मुस्कुरा रही थी, उसकी उंगलियां उसकी उंगलियों में इस तरह उलझी हुई थी जैसे ये दुनिया की सबसे स्वाभाविक बात हो। चलो, वह मीठी आवाज में बोली, उसकी पकड़ मजबूत थी। चलो मालिश करवाते हैं। इससे पहले कि वह विरोध कर पाता, उसने वेनेसा का हाथ भी पकड़ लिया और उन सबको एक साथ जोड़ दिया, जैसे कि वे कोई अजीब तिकड़ी हो। लूसियस ने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उसकी पकड़ बहुत मजबूत थी, जैसा कि सबसे मजबूत लोगों में से एक से उम्मीद थी। रीटा उसके करीब झुकी, उसके होंठ उसके कान से छू रहे थे। तुम्हें कभी किसी संत ने छुआ तक नहीं है ना? उसने फुसफुसाते हुए कहा, उसकी आवाज में गर्मी टपक रही थी। मुझे आश्चर्य है, क्या तुम मेरे हाथों के नीचे जोर से कराहोगे या मेरी जीभ के नीचे? लूसियस लगभग लड़खड़ा गया, उसका चेहरा लाल हो गया। हाँ, मानसिक रूप से वह 30 वर्ष का था, लेकिन यह महिला सचमुच उसकी उम्र की थी, जो सार्वजनिक रूप से बेशर्मी भरी बातें कह रही थी। आखिर तुम्हें क्या हो गया है? वेनेसा ने झट से अपना हाथ छुड़ाया, उसका चेहरा जलन से लाल हो गया। रीटा,
क्या? रीटा ने मासूमियत से पूछा, हालांकि उसकी मुस्कुराहट उसकी पहचान छुपा रही थी। मैं बस जानना चाहती हूँ। वो तो ऐसा लग रहा है जो जल्दी ही टूट जाएगा। तुम्हें नहीं लगता? लुसियस का मुंह खुला लेकिन कोई शब्द नहीं निकला। रीटा ने धीमी, शरारती आवाज में हंसते हुए उसे एक भव्य कक्ष में खींच लिया, जो तेल की सुखदायक सुगंध, इंडोर फव्वारों की हल्की बूंदों और आराम के लिए बड़े करीने से सजाए गए गद्देदार मेजों से भरा हुआ था। रीटा ने अपनी बाहें फैलाते हुए कहा, मानो सिंहासन कक्ष प्रस्तुत कर रही हो। ये वह जगह है जहां आपको पूरे शहर में सबसे अच्छी पीठ की मालिश मिलेगी। लुसियस ने राहत की सांस ली और अंततः अपना हाथ छुड़ा लिया। तभी रीटा ने तुरंत ही अपना हाथ उसकी कमर पर डाल दिया और अपने शरीर को उसके शरीर से सटा दिया। लेकिन उसने फुसफुसाते हुए कहा, उसके होंठ उसके जबड़े के किनारे को छू रहे थे, इससे पहले कि वह उसे दूर धकेल देता। अगर मेरी चलती तो तुम इस कमरे से सीधे चलकर बाहर नहीं निकलती। लुसियस शर्म से स्तब्ध रह गया। लुसियस अब प्रतीक्षा कक्ष में दर्पण के सामने खड़ा था। उसने अपने कपड़े उतार दिए थे और अब वह शॉर्ट्स में था, तथा उसने अपने निचले हिस्से के नीचे एक तौलिया लपेटा हुआ था। मुझे सचमुच उस पर प्रतिक्रिया देना बंद करना होगा, उसने खुद को घूरते हुए कहा। उसका अपना प्रतिबिंब उसकी ओर देख रहा था। वह एक बड़ा आदमी था, एक योद्धा, एक सिस्टम उपयोगकर्ता। उसे किसी ऐसी महिला से परेशान नहीं होना चाहिए जो उसे परेशान करना पसंद करती हो। शायद मुझे अपने पोकर फेस का अभ्यास करना चाहिए। उसने कोशिश करी। पहला प्रयास, असफलता। उसके होंठ फड़कने लगे। दूसरा प्रयास, इससे भी बदतर। तीसरा, वह कब से पीड़ित लग रहा था। 5 प्रयासों के बाद लुसियस कराह उठा। छोड़ो इससे, वह बुदबुदाया। गहरी सांस लेते हुए आखिरकार वह बाहर चला गया। स्पा की वर्दी पहने एक महिला उसे एक शांत हॉल से होते हुए एक चौड़े, हल्के प्रकाश वाले कमरे में ले गई। हवा हल्की नम गर्म थी लेकिन दमघोंटू नहीं थी। अंदर 3 बिस्तर एक पंक्ति में बड़े करीने से रखे हुए थे। कई परिचारक दीवारों के सहारे खड़े थे, उनके हाथों में दस्ताने थे और उनकी उंगलियों पर मैना की हल्की सी चमक थी। यहाँ के स्पा पृथ्वी जैसे नहीं थे। न तेल, न हाथ से आटा गूंथना। उन्होंने शरीर में प्रवेश करने, मांसपेशियों को लक्ष्य करने, जोड़ों को पुनः संरेखित करने और तनाव मुक्त करने के लिए मन का उपयोग किया। ये सटीक और कुशल था, यहाँ तक कि जादुई भी। लुसियस ने इसके बारे में मूल उपन्यास के एक भाग में पढ़ा था। उसे लगा कि यह बात बड़ा चढ़ाकर कही गई है, लेकिन अब यहाँ खड़े होकर उसे इस बात पर यकीन नहीं था। वाह, अच्छा शरीर, एक कामुक आवाज ने पुकारा। लुसियस सख्त हो गया। उसे यह जानने के लिए मुड़ने की भी जरूरत नहीं पड़ी कि वह कौन था। रीटा एक पलंग पर पालथी मारकर बैठी थी, उसकी आंखें खुलेआम उसके नंगे धड़ को घूर रही थीं। उसके होठों पर एक मुस्कुराहट उभर आए। मम मम मम, लुसियस, अगर तुम ऐसे ही घूमते हो तो अगर मैं नियंत्रण खो दूं तो मुझे दोष मत देना। लुसियस को उसकी कोई परवाह नहीं थी। धन्यवाद, उसने नीचे देखते हुए रूखे स्वर में कहा। अपने स्टेट पॉइंट्स वितरित करने के बाद उसका शरीर थोड़ा बदल गया था। उसकी भुजाएं मांसल, कंधे चौड़े और छाती सुडौल थी। हालांकि वह रिहाई के बाकी स्तर के आसपास नहीं था। उसकी नजर एक ओर चली गई। वेनेसा अपने बिस्तर पर बैठी थी, उसका तौलिया उसके शरीर के चारों ओर कसा हुआ था, उसकी आंखें फर्श पर चिपकी हुई थीं। उसके पीले गाल लाल हो गए, मानो उसे एक नजर देखने से ही उसकी मौत हो जाएगी। वह कभी शर्मीली थी तो कभी बिजनेस गुरु। लुसियस ने धीरे से सांस छोड़ी। कम से कम वह कुछ नहीं कह रही थी। सुप्रभात, एक परिचारिका ने थोड़ा झुककर विनम्रता से कहा। उसने खाली बिस्तर की ओर इशारा किया। सर, अगर आप यहां लेट जाएं। लुसियस ने आज्ञा का पालन किया। रीटा ने मुस्कुराते हुए अपने बिस्तर पर लेटने से पहले आराम से अपने शरीर को खींचा। वेनेसा ने चुपचाप अपने आप को उसके ऊपर नीचे कर लिया। उसकी हरकतें कठोर और संयमित थीं। परिचारक ने रिमोट पर एक बटन दबाया। हवा बदल गई, गर्म और सुखदायक हो गई। लुसियस ने इस आराम को पाकर लगभग आह भरी। लगता है यह मेरे पसंदीदा स्नान का तापमान है, उसने सोचा। फिर यह शुरू हुआ। 2 सेवक लुसियस के पास आए, उनके हाथ हल्के से चमक रहे थे। उनकी हथेलियां उसके कंधों पर दब गईं। पहले तो वह नर्म था, फिर मन उसकी त्वचा से होकर बहने लगा, जिससे तनाव कम हो गया। फिर अचानक दरार, उसका पूरा कंधा जोड़ ढीला हो गया। लुसियस ने हौंफते हुए अपने दांत भींच लिए। खुशी, दर्द नहीं, एक ऐसी मुक्ति जिसने उसे बिस्तर में पिघलने के लिए मजबूर कर दिया। एक और हथेली नीचे दबाई, मन घूमता हुआ। फिर दरार, वह राहत की सांस लेकर बोला। कमरे के उस पार वेनेसा कांप रही थी। उसका सिर तकिए में धंसा हुआ था, लेकिन फिर भी धीमी आवाजें निकल रही थीं।
वह बड़ी मुश्किल से अपनी कराहें दबा पा रही थी। उसका पूरा चेहरा लाल हो गया और उसका शरीर सेवकों के सटीक प्रहारों से कांपने लगा। रीता निस्संदेह इसके विपरीत थी। ओह हाँ, उसने नाटकीय ढंग से कराहते हुए आवाज निकाली। जोर से, वहीं, रुकना मत। हम, लूसियस, क्या तुम सुन रहे हो? औरत के शरीर के साथ ऐसा ही व्यवहार करना चाहिए, जानते हो? मैंने वास्तव में क्या उम्मीद नहीं की थी। उसने उदास होकर सोचा, वह अनुभव को बर्बाद कर रही थी। उसने अपना चेहरा दूसरी ओर घुमा लिया और उसके शब्दों से उभरी तस्वीर की कल्पना न करने की कोशिश की। उसकी रीढ़ की हड्डी से एक और दरार की आवाज गूंजी, उसे राहत मिली। वह स्वयं के बावजूद कराह उठा। रीटा खिलखिलाकर हंस पड़ी। ओहो, लूसियस कराह उठा। वेनेसा, तुमने सुना? वह कराह उठा। अरे अरे, कैसी मर्दाना आवाज! रीटा, वेनेसा बिस्तर पर दबी आवाज में बोली। चुप रहो। उसका स्वर उग्र था, लेकिन उसके गालों की लाली उसे धोखा दे रही थी। लूसियस ने अपना चेहरा तकिए में और गहराई से दबा लिया। बस अब मुझे मार डालो। परिचारकों ने व्यवस्थित और गहनता से काम जारी रखा। हर जोड़, हर मांसपेशी, तनाव की हर रेखा। मन ने उसकी पीठ पर गहरा दबाव डाला, जिससे दबाव कम हुआ और दर्द में आराम मिला। उसका शरीर ऐसा लग रहा था जैसे मिट्टी को नया आकार दिया जा रहा हो। क्रैक, पॉप, स्नैप। वह फिर से धीमी और कर्कश आवाज में कराह उठा। वह इसे रोक नहीं सका। उसे यह बहुत अच्छा लग रहा था। रीता ने प्रतिक्रिया में कराहना शुरू कर दिया, लेकिन उसकी कराह अब मालिश से नहीं थी। उसने अपना गाल बिस्तर पर दबाया, आवाज में कामुक भाव था। लूसियस, अगर तुमने मुझे कभी अपने ऊपर आने दिया तो मैं तुम्हें उससे भी ज्यादा जोर से कराऊंगी। वेनेसा लाल चेहरे के साथ सीधी खड़ी हो गई। रीता, बस, मेरे सामने मेरी माथा को बहकाना बंद करो। रीटा बस मुस्कुराई, उसकी आंखें चमक रही थीं। क्या, मैं बस सच कह रही हूँ? मुझे मत बताना कि तुम भी ऐसा नहीं सोच रही थी, वेनेसा। मैं तुम्हारी वो हल्की हल्की आवाजें सुन रही हूँ। कितनी प्यारी है। वेनेसा ऐसी लग रही थी जैसे वह जल जाएगी। लूसियस कराह उठा। ईमानदारी से कहूं तो मुझे अभी भी नहीं पता कि वे सबसे अच्छे दोस्त कैसे हैं। मिनट एक साथ धुंधले हो गए। मालिश स्वर्ग थी, कमेंट्री नरक थी। जब तक सेवक अंततः चले गए, तब तक लूसियस को एक नए व्यक्ति जैसा महसूस होने लगा। उसकी मांसपेशियां ढीली हो गईं, उसके जोड़ पूरी तरह संरेखित हो गए, उसकी ऊर्जा मुक्त रूप से प्रवाहित होने लगी। उसने अपने कंधे उचकाए, अपनी बाहें फैलाईं। उसे हल्कापन महसूस हुआ। ओह, वह खड़े होकर बुदबुदाया। यह अविश्वसनीय था। शुक्रिया। दोनों सेवकों ने गहराई से झुककर प्रणाम किया, उनके गाल कृतज्ञता से गुलाबी हो गए। लूसियस अपने साथियों की ओर मुड़ा। वेनेसा अभी भी गुलाबी थी, उसकी आंखों से ऐसे बच रही थी जैसे उसका जीवन उस पर निर्भर हो। इस बीच रीता आलस से खींची हुई थी और बेशर्मी से अपने होंठ चाट रही थी। ये बहुत स्वादिष्ट था, उसने धीरे से कहा। फिर वह आगे झुकी, उसकी नजरें लूसियस पर टिक गईं। लेकिन तुम जानते हो, लूसियस, अगली बार तुम्हें मुझे मालिश करने देना चाहिए। मेरे हाथ ज्यादा कुशल हैं। वेनेसा का सिर अचानक ऊपर उठा, उसकी आंखें चमक उठी। रुको, क्या मैं मदद कर रही हूँ? रीता ने मासूमियत से कहा, हालांकि उसकी मुस्कुराहट ने काम बिगाड़ दिया। उसने अपनी उंगलियां मोड़ने का नाटक किया। मैं उसकी पीठ पर चढ़ सकती थी, धीरे धीरे दबा सकती थी, जब तक कि वह मुझसे विनती न करने लगे। रीटा, वेनेसा चिल्लाई, सिर से पैर तक लाल। लूसियस ने अपनी कनपटियां रगड़ी। यह असहनीय था। ऐसा लग रहा था जैसे ये किसी रोमांस फैंटेसी का दृश्य हो। ओह, मैं रोमांस की कल्पना में हूँ। मेरी जिंदगी को धिक्कार है। इससे पहले की स्थिति और बिगड़ती, दरवाजा जोर से बंद हो गया। कमरे में मौजूद सभी लोग स्तब्ध रह गए। सुनहरे बालों वाला एक युवक अंदर घुस आया, उसका चेहरा अहंकार से विकृत हो गया था। दो गार्डों ने उसे रोकने का प्रयास किया, लेकिन उसने छाती फुलाकर उन्हें एक तरफ धकेल दिया। क्या तुम जानते हो मैं कौन हूँ? वह गरजा। मैं जोसेफ वंश का वारिस हूँ। मैं मांग करता हूँ कि तुम अपना। उसकी आवाज बंद हो गई। उसकी नजरें पूरे कमरे पर घूम गईं। सबसे पहले वे रीटा पर उतरे। उसके चेहरे पर हैरानी के भाव उभर आए। संती। तभी उसकी नजर वेनेसा पर पड़ी। उसका जबड़ा और खुला रह गया। ब्लड रीपर। अंततः उसकी नजर लूसियस पर पड़ी। और लूसियस ने भय के साथ देखा कि कैसे गोरे आदमी की जांघें ऊपर उठ गईं और तंबू की तरह खड़ी हो गईं। लूसियस ने पलकें झपकाईं। एक बार, दो बार। रुको, क्या यह आदमी समलैंगिक है? उसकी आंखें भय से चौड़ी हो गईं। उसने अपना सारा संयम खो दिया।
यह उन समयों में से एक था जब लुसियस ने गर्म शरीर होने को कोसा था। रोमांस की काल्पनिक दुनिया में एक समलैंगिक पुरुष को खोजने की क्या संभावनाएं थीं? इस यात्रा के सभी संभावित परिणामों में से उसने कभी भी यह नहीं सोचा था कि स्नानागार में एक कुलीन उत्तराधिकारी उसे घूरेगा, जिसे स्पष्ट रूप से कोई शर्म नहीं थी। जैसे ही उसकी नज़र उस पर पड़ी, गोरे घुसपैठिए का चेहरा लाल हो गया। उस आदमी के होंठ कांप रहे थे, जिससे उसके विचार प्रकट हो रहे थे, जिन्हें वह बहुत छिपाने की कोशिश कर रहा था। फिर वह एक कदम पीछे हट गया और इसे छिपाने का प्रयास करने लगा, लेकिन उन सभी ने इसे देख लिया था। लुसियस ने कसम खाकर कहा कि उसने वेनेसा का चेहरा घृणा से मुड़ते हुए देखा। उसका आमतौर पर शांत व्यवहार तीव्र अवमानना से फट गया। लेकिन वह भी नहीं थी जिसके बारे में वह चिंतित था। नहीं, उसकी असली चिंता रीता थी। उसकी विकृत मुस्कान, जो आमतौर पर लुसियस की त्वचा को सिहरन पैदा कर देती थी और उसकी रीढ़ भय से कस जाती थी, गायब हो गई थी। पूरी तरह उसका चेहरा सिकुड़ गया, नथुने फड़कने लगे और आंखें लाल हो गईं। उसकी निगाहों में हमेशा जो चंचल चमक रहती थी, उसकी जगह अब कच्चे गुस्से ने ले ली थी। लुसियस का पेट बैठ गया। वह जानता था क्यों। रीता सिर्फ विकृत नहीं थी, वह एक मनोरोगी थी। एक ऐसी महिला जिसके जुनून और रुचियां विकृत थीं, हाँ, लेकिन साथ ही वह एक ऐसी महिला भी थी जिसके कुछ खास ट्रिगर्स थे। और अवांछित लिंग उत्थान देखने से अधिक उसे किसी और चीज से नफरत नहीं थी। वह नहीं जानता था कि उसके बाद उसने अपने पीड़ितों के साथ क्या किया। यद्यपि पाठकों की अफवाहों और लेखक के नोट्स ने परेशान करने वाली संभावनाओं को चित्रित किया था, लेकिन वह निश्चित रूप से एक बात जानता था, वह गोरा रईस आज रात सुरक्षित घर नहीं पहुंच पाएगा। उस व्यक्ति ने अनजाने में अपनी मौत की सजा पर हस्ताक्षर कर दिए थे। वह उसके साथ कुछ करेगी, ऐसा कुछ जिसकी केवल वह कल्पना कर सकती है, और वह फिर कभी दिन का प्रकाश नहीं देख पाएगा। शायद यही वजह थी कि वह मूल मुख्य किरदार पर इतनी फिदा थी, क्योंकि उसने उसके प्रस्तावों का विरोध किया था। वह पहली नज़र में उस पर आकर्षित नहीं हुआ था, उसकी चालों में नहीं फंसा था। उसे यह बात अप्रतिरुद्ध लगी। संतति जटिल थी, भयावह रूप से जटिल। ओह! गोरे ने अपना गला साफ किया, अपने आप को संभालने की कोशिश कर रहा था। उसकी पहले की उत्तेजना उसे सबसे अपमानजनक तरीके से धोखा दे रही थी। उसने तेजी से अपना तौलिया ठीक किया, उसकी आवाज कांप रही थी। मेरा नाम जोसेफ है, जोसेफ कुल का वारिस। और कृपया बकवास बंद करो, वेनेसा ने उसकी बात पूरी होने से पहले ही कहा। वह एक कदम आगे बढ़ी, उसका तौलिया उसकी छाती से जीवन रेखा की तरह कसकर चिपका हुआ था। उसकी आवाज, हालांकि घबराई हुई थी, उस अधिकार से भरी थी जो सिर्फ सत्ता में जन्मा एक जागृत व्यक्ति ही रख सकता है। मैंने आज ही यह पूरी जगह किराए पर ली है। बिना इजाजत अंदर घुसने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? लुसियस ने अपनी नाक पर चुटकी काटी। कसम से, इन रईसों के साथ भी यही होता है, उसने कड़वाहट से सोचा। व्यक्तिगत अधिकारों का सम्मान करके इस पूरी स्थिति से बचा जा सकता था, लेकिन नहीं, उन्हें हमेशा हंगामा खड़ा करने के लिए अपनी हद पार करनी पड़ती है। फिर भी मुझे इससे कोई खास परेशानी नहीं है। जोस ने नीचे देखा, उसके गाल जल रहे थे, लेकिन उसने अपना धैर्य लुसियस की अपेक्षा से बेहतर बनाए रखा। माफी चाहता हूं, उसने सहजता से कहा, थोड़ा झुकते हुए, हालांकि उसकी नजरें लुसियस के कंधों पर बहुत देर तक टिकी रहीं। मैं बस उत्साहित था। मैंने सर लुसियस वॉन हुहेनब को सुना। कोई दिलचस्पी नहीं है। लुसियस ने गहरी सांस लेकर उसकी बात काट दी। वह कभी नहीं चाहता था कि वह इस तरह की किसी चीज में उलझे। समलैंगिक होना कोई मुद्दा नहीं था। लुसियस इतना संकीर्ण मानसिकता वाला नहीं था कि वह किसी के रुझान के आधार पर उससे नफरत करे, सिवाय 2030 महिलाओं के। बेशक वे अपवाद थीं। हर किसी की अपनी पसंद थी, लेकिन उसकी सीमाएं थीं। दृढ़ लोग, और उनमें से एक ये था कि जोस जैसे पुरुषों को हर समय उससे कम 10 मीटर की दूरी पर रहना चाहिए। मैं आज सचमुच आराम करना चाहता हूं, लुसियस ने हाथ हिलाते हुए कहा। अगर जरूरी हो तो बाद में मुझसे बात कर लेना। उस सरल इशारे से अंतरिक्ष स्वयं ही मुड़ गया। जोस एक झटके में कमरे से गायब हो गया और रिजॉर्ट के दरवाजे के बाहर पुनः प्रकट हुआ, उलझन में लड़खड़ाता हुआ। लुसियस ने सांस छोड़ते हुए अपने कंधे हिलाए। हाँ, ये बहुत सुविधाजनक क्षमता है। रीता के होठों पर एक बार फिर मुस्कुराहट आ गई। उसकी निगाहों में रक्तिम क्रोध फिर से उसके परिचित स्वर में बदल गया, शरारत से उपहास करते हुए। उसका चिढ़ाने वाला लहजा ऐसे लौटा जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मुझे पता है ना? मेरा मन कर रहा है कि मैं तुमसे कहूं कि तुम इसे मुझ पर भी इस्तेमाल करो। लुसियस ने अपनी उंगलियां चटकाईं और उसे एक नज़र से देखा। मुझे लुभाने की कोशिश मत करो। मैं सचमुच ऐसा कर सकता हूं।
हालांकि मैं तुम्हें जानता हूं, तुम इससे बच जाओगी। ये सच था। अंतरिक्ष अपनी बहुमुखी प्रतिभा के बावजूद अभी भी सटीकता और कुछ सेकंड की आवश्यकता है। यहाँ तक कि उनके दिव्य स्तर के नियंत्रण के साथ भी पदार्थ को अलग करने और विभिन्न आयामों में उसे पुनः जोड़ने के कार्य में 1 सेकंड का अंश ही लगा। रीटा जैसी क्षमता वाले किसी व्यक्ति के लिए प्रतिक्रिया करने के लिए पर्याप्त समय। एस रैंक्स बहुत ज्यादा शक्तिशाली हैं, उसने गंभीरता से सोचा। अब आओ। रीटा ने अपना सिर झुकाया, उसके गीले बाल उसकी त्वचा से इस तरह चिपके हुए थे मानो जानबूझकर ऐसा किया गया हो। बस हमें अभी एक कमरे में टेलीपोर्ट कर दो, हमें इंतजार से बचाओ। उसकी आवाज में व्यंग्य झलक रहा था, उसकी मुस्कान तीखी और भूखी थी। ओह, वेनेसा की धीमी आवाज अचानक सुनाई दी। लूसियस और रीटा दोनों उसकी ओर मुड़े और जम गया। वेनेसा जिस तौलिया को पकड़े हुए थी वह उसके कांपते हाथों से फिसलकर उसके पैरों पर जमा हो गया। उसका नाजुक शरीर पीला और दोषरहित अब स्नानघर के लालटेन की कोमल रोशनी में उजागर हो रहा था। उसके गहने सब कुछ साफ दिखाई दे रहा था। लूसियस का दिमाग ठप हो गया, उसकी आंखें चौड़ी हो गईं, और इससे पहले कि वह पूरी तरह समझ पाता कि वह क्या देख रहा है, बैंगनी प्रकाश की एक चमकदार चमक फूट पड़ी। ये सीधे उसके सीने पर लगा। गुह, टक्कर से उसके फेफड़ों से हवा निकल गई। वह किसी चिथड़े की तरह पीछे की ओर उछला और एक जोरदार दरार के साथ संगमरमर की दीवार से टकराया। जैसे ही वह नीचे गिरा, उसकी पसलियों में दर्द फैल गया, वह जोर से खांसने लगा, उसके मुंह से थूक बहने लगा। कमरे में अफरा तफरी मच गई। अन्य महिलाएं घबरा कर चीखने लगीं। रीटा की हंसी कोड़े की तड़तड़ाहट की तरह गूंजी, वह तीखी और निर्दयी थी। वेनेसा का चेहरा लाल हो गया जब वह जल्दी से अपना तौलिया वापस लेने के लिए नीचे झुकी। उसकी नजरें लूसियस के अलावा हर जगह घूम रही थीं। लूसियस कराह उठा, अपनी छाती पकड़ ली। उसके फेफड़े हवा के लिए चीख रहे थे और उसकी पसलियां मानो टूटे हुए कांच से घिस रही हों। मुझे एस रैंक से नफरत है, उसने उदास होकर सोचा, अपने गले में उठती पित्त को दबाने के लिए संघर्ष कर रहा था। उसकी दृष्टि धुंधली हो गई, लेकिन उसने अभी भी रीटा को अपने ऊपर झुकते हुए देखा। उसकी अभिव्यक्ति उपहास और अनियंत्रित मनोरंजन का एक आदर्श तूफान थी। अच्छा अच्छा, उसने धीरे से कहा, झांकने की यही सजा है। शरारती शरारती सर लूसियस। लूसियस ने खुद को दीवार से बाहर धकेल दिया और धीरे से आहें भरते हुए अपने कंधे से धूल उड़ाता रहा। उसकी पसलियां अभी भी चोट से चुभ रही थीं। हर बार जब वह हिलता था तो उसका शरीर तेज धड़कनों के साथ शिकायत करता था। उनका आशय बिल्कुल यही था। वह एक क्षण में उस पर हमला कर सकती थी और वह उसका सामना करने के लिए कुछ भी नहीं कर सकता था। वह अभी तक उतने ऊंचे रैंक पर नहीं थे, जिसका मतलब था कि उन्हें बहुत मेहनत करनी होगी। वाकई बहुत परेशान करने वाला है, उसने अपने होठों के उस कोने को पोंछते हुए सोचा जहां से लार निकल आई थी। उसके पैरों के नीचे फर्श फटा हुआ था, जो इस बात का एक अच्छा अनुस्मारक था कि वास्तव में शक्ति का अंतर कितना बड़ा था। शायद मुझे हर समय इन्फिनिटी को चालू रखने की कोशिश करनी चाहिए, उसने सोचा। लेकिन फिर लगातार अंतरिक्ष में हेरफेर करने से उसका दिमाग खराब हो सकता है। मुझे एक स्वचालित उपचार कौशल की आवश्यकता है, उसने मन ही मन अपनी कनपटियों को रगड़ते हुए कहा। कुछ निष्क्रिय, कुछ ऐसा जिससे हर बार जब कोई एस रैंक उसकी ओर छींकने का फैसला करता है तो वह एक चिथड़े की तरह नहीं दिखता। गहरी सांस लेते हुए उसने अपना मन बना लिया। मैं जा रहा हूं, उन्होंने अपनी आवाज में अंतिम शब्द कहे। इससे पहले कि कोई कुछ कह पाता, उसने अपने आसपास का वातावरण बिगाड़ दिया और आंखों से ओझल हो गया। स्पेस को मोड़ा और मोड़ा गया और उसे चेंजिंग रूम के अंदर थूक दिया गया। उसने रिकॉर्ड समय में अपने कपड़े पहन लिए, अपनी शर्ट के बटन तेजी से खोले और वेनेसा द्वारा दी गई टोपी पहन ली और फिर से टेलीपोर्ट हो गया। इस बार वह रिजॉर्ट से थोड़ी दूरी पर एक इमारत के ऊपर फिर से प्रकट हुआ। दोपहर की गर्म हवा उसकी त्वचा को छू रही थी, जिसमें लग्जरी रिट्रीट से नमक और इत्र की हल्की खुशबू थी। उसने राहत की सांस ली। आखिरकार कुछ शांति मिली। वह बाद में कभी भी वेनेसा के साथ अकेले समय बिता सकता था। इस पूरे रिजॉर्ट ट्रिप को आरामदायक माना जा रहा था, लेकिन इसके बजाय यह एक के बाद एक सिरदर्द में बदल गया। फिर भी वह अभी भी लड़कियों के पास लौटने के मूड में नहीं था। वे अपने तरीके से थका देने वाले थे। तो फिर एक बेरोजगार आदमी के पास इतना खाली समय होने पर क्या बचता है? वह कड़वाहट से हंसा। जवाब स्पष्ट था। वह देखना चाहता था, लड़कियों को नहीं, वह ये देखना चाहता था कि जोश का क्या होगा। इसे रुग्ण जिज्ञासा कहें, लेकिन पूरी बात ने उसे कौतूहल में डाल दिया। लेखक ने यह स्पष्ट नहीं किया कि ऐसे क्षणों में रीटा पर्दे के पीछे क्या करती थी, और एक अच्छे उपन्यास पाठक के रूप में वह शायद यह उनके लिए रिक्त स्थान भरने का मौका था।
लूसियस ने अपनी बाहें पार की और इंतजार किया। निश्चित रूप से देर सवेर गुलाबी बालों वाली चमकदार बैंगनी आंखों वाली महिला रिजॉर्ट से बाहर निकल गई। उसकी गतिविधियां शांत और धीमी थीं। वह ऐसी भी नहीं लग रही थी जैसे 5 मिनट पहले किसी आदमी को दीवार से टकराने से बचा लिया गया हो। वेनेसा उसके पीछे पीछे चली, उसके कंधों पर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। उसने अपने कपड़े कसकर पकड़े हुए धीरे से कुछ बुदबुदाया। लूसियस ने अपना सिर झुकाया और ध्यानपूर्वक उनके बीच की जगह को नियंत्रित किया, जिससे ध्वनि उसके पास वापस आ सके। यह उन कुछ चालों में से एक थी जिसके बारे में उन्हें पूरा विश्वास था कि कोई भी इसका पता नहीं लगा सकता। मन में कोई बदलाव नहीं था, भौतिक दुनिया में कोई हलचल नहीं थी, केवल सूक्ष्म विकृति थी। आओ रीटा, अंदर आओ, वेनेसा ने कार का दरवाजा खोलते हुए आग्रह किया। घर पहुंचकर माफी मांगोगे? रीटा ने उसे ऐसे विदा किया जैसे कोई मक्खी उड़ा रहा हो। इसे ऑडियो कॉल या कुछ और पर लगा दो। अभी गिल्ड का काम आ गया है, जानू, मैं संभाल लूंगी। लूसियस ने पलकें झपकाईं और फिर रीटा झुकी और वेनेसा के गाल पर हल्के से चुंबन लिया। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। अरे, क्या उसे औरतें पसंद हैं? उसने सोचा, लेकिन लगभग तुरंत ही उन्होंने इसे खारिज कर दिया। नहीं, ये सिर्फ एक दोस्ताना इशारा था, यहां तक कि अनौपचारिक भी। वेनेसा ने केवल आह भरकर कार में बैठकर टायरों की हल्की सी चीख के साथ गाड़ी चलाने के अलावा कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। लूसियस ने अपनी नजरें संकुचित कर लीं। अब केवल रीटा ही थी जो फुटपाथ पर चुपचाप खड़ी थी। उसके चेहरे के भाव समझ से परे थे। और फिर वह बोली, आना। ये शब्द बहुत जोरदार नहीं था, लेकिन इसका वजन था। लगभग तुरंत ही 2 गार्ड प्रकट हुए, जो उसको घसीटते हुए वही गोरा बेवकूफ जो पहले मालिश कक्ष में घुस आया था। उसका चेहरा पीला पड़ गया था, उसके अंग कांप रहे थे। वह ऐसा लग रहा था जैसे कोई आदमी सीधे फांसी की ओर जा रहा हो। लूसियस मुस्कुराया। वास्तव में यह उसकी गलती नहीं है। यहां तक कि सबसे बहादुर आदमी भी उस बैंगनी घूर के वजन के नीचे अपनी आत्मा खो देगा। हालांकि रीटा मुस्कुराई नहीं। उसने पलक तक नहीं झपकाए। वह बिना किसी चेतावनी के आगे बढ़ी और अपना पैर जोस की जांघों में घुसा दिया। आवाज गीली और मांसल थी। लूसियस सिहर उठा। जोस चिल्लाया या चिल्लाने की कोशिश की। जब वह आगे की ओर गिर पड़ा और अपने आप को जकड़ लिया, तो उसके मुंह से एक घुटी हुई घरघराहट जैसी आवाज निकली। खून उसकी जांघ से बहकर उसकी महंगी पतलून के महीन रेशम पर और जमीन पर भी फैल गया। रीटा ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखें सपाट थीं, आवाज में कोई भावना नहीं थी। आप एक काम किए थे। उसका हाथ एक हल्की सुनहरी रोशनी से चमक उठा और सहज सटीकता के साथ उसने एक उपचार मंत्र का प्रयोग किया, जिससे मांसपेशियों से जुड़ गया। जोस हौंफने लगा, उसका चेहरा सफेद रंग का हो गया था। वह अभी संभला भी नहीं था कि गार्डों ने उसे प्रतीक्षारत कार में धकेल दिया। रीटा अपनी नाजुक उंगलियों से शीशे को ठीक करते हुए ड्राइवर की सीट पर बैठ गई। मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगी, उसने फुसफुसाते हुए इंजन चालू किया। कार में जान आ गई और वह चल पड़ी। उसकी टेललाइट्स 2 लाल आंखों की तरह चमक रही थीं। लूसियस हक्का बक्का होकर देखता रहा। क्या उसने? ऐसा तो नहीं हो सकता। उसने अपनी आंखें रगड़ी, मानो इससे उसने जो देखा था वह बदल जाएगा। लेकिन नहीं, वास्तविकता तो वास्तविकता थी। फिर भी जिज्ञासा उसे परेशान कर रही थी। वह यहीं नहीं रुक सकता था। इसलिए उसने स्वयं को वाहन से काफी ऊपर रखते हुए हवा में पीछे की ओर चलते हुए टेलीपोर्ट किया। उसने पुनः ध्यान केंद्रित किया और कार के अंदर हो रही धीमी बातचीत पर ध्यान केंद्रित किया। उसने जो सुना वह परेशान करने वाला था। मैंने तुम्हें बताया था ना। रीटा की आवाज धीमी और खतरनाक थी। तुम्हारा काम था लूसियस को अपनी हिफाजत कम करने पर मजबूर करना और उसे उसके ड्रिंक में मिला देना। जोस का जवाब डर से कांपती हुई फुसफुसाहट में आया। हाँ, पर उसने मुझे जरा भी वक्त नहीं दिया। उसने मुझे पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। वहां एक विराम था। लूसियस ने कल्पना की कि रीटा की आंखें सिकुड़ रही हैं और उसके होंठ मुड़ रहे हैं। जब वह दोबारा बोली तो उसकी आवाज ब्लेड की तरह कटी हुई थी। क्या तुम्हें पता है कि तुमने मुझे कितना नुकसान पहुंचाया? उसकी आवाज तेज हो गई और उसकी शांत मुस्कान फूट पड़ी। क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारी वजह से मैं एक अच्छी क्वालिटी का खिलौना गंवा बैठी? जैसे ही उसने कुर्सी पर हाथ पटका, कार हल्की सी हिल गई। लूसियस की भौहें तन गईं। उसे यह बात पसंद नहीं आई। कार के अंदर जोस गिड़गिड़ाया, मेरा ऐसा मतलब नहीं था। ऐसा नहीं था। रीटा गुस्से से कांपती आवाज में फुसफुसाए। तुम बेकार हो, बिल्कुल बेकार। उसने जगह बढ़ाने की कोशिश की ताकि वह उसका चेहरा भी देख सके, लेकिन ज्यादा नहीं।
विकृति ने उन्हें थोड़ा रोका, हर इंच अधिक ध्यान केंद्रित करने की मांग कर रहा था, लेकिन वे डटे रहे। आखिरकार आवाजें सुनना और आकृतियां देखना अलग अलग था। छवि टुकड़ों में स्पष्ट हो गई, पहले उसकी जबड़े की रेखा, फिर उसके होंठ और अंत में उसकी आंखें। उसने जो देखा उससे उसका चेहरा बिगड़ गया। उसका चेहरा लाल हो गया था, इतना गर्म कि कार की मंद आंतरिक रोशनी में उसकी त्वचा हल्की सी चमक रही थी। उसकी छाती बहुत तेजी से ऊपर नीचे हो रही थी, मानो उसकी सांस पहले ही फूल चुकी हो। पसीना उसके बालों से चिपका हुआ था, गीले बाल उसके गालों से चिपके हुए थे। रीता किसी संत की तरह शांत, गरिमामय या पवित्र नहीं लग रही थी। वह उन्माद से ग्रस्त एक महिला की तरह लग रही थी, एक उत्तेजित कुतिया की तरह जिसे अभी अभी उसकी अगली हड्डी मिली हो। मुझे इसकी परवाह नहीं है कि वैनेसा ने उस पर हस्ताक्षर किए हैं या नहीं, उसने कर्कशता और पागलपन के बीच कांपती आवाज में फुसफुसाया। उसकी आवाज लगभग म्याऊं म्याऊं जैसी थी, फिर भी उसके नीचे एक तीखी, विकृत भूख थी। मैं चाहती हूं कि वह मेरा निजी खिलौना बन जाए। मैं उसके लिंग को चीर फाड़कर उसे बार बार बड़ा करना चाहती हूं। उसका चेहरा, उसकी जीभ उसके होठों पर फिर रही थी और उसकी लार मंद रोशनी में चमक रही थी। उसकी पलकें आधी बंद हो गईं, मानो वह किसी ऐसे स्वाद का आनंद ले रही हो जो वहां था ही नहीं। उसका चेहरा बहुत सुंदर है, उसने कहा। उसकी आंखें तब तक घूमती रहीं जब तक कि सफेदी चमक नहीं गई। मैं उसे डरा हुआ देखना चाहती हूँ। लुसियस ने धीमे स्वर में कसम खाए। हाँ, इस महिला को बड़ी समस्या है। वह हंसना चाहता था, लेकिन ये बेतुकापन उसके गले में अटक गया। यह मजाकिया नहीं था, यह भयावह था। यह उन विचित्र, विकृत विचित्रताओं से परे था जिनका संकेत लेखक ने मूल उपन्यास में दिया था। आखिर लेखक ने उसके जैसे चरित्र को शामिल करते समय क्या धूम्रपान किया था? मिस सेंटेस, जोस हकलाया, उसकी आवाज कागज की तरह पतली थी। बोलते हुए उसके होंठ कांप रहे थे। तुम मेरे साथ क्या करोगे? लुसियस ने अपनी नजरें झुका ली। जोस सीट से ऐसे चिपका बैठा था जैसे वह उसमें गायब हो जाना चाहता हो। उसका चेहरा पीला और घबराहट से पसीने से गीला था। आगे वाले ड्राइवर ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, केवल पहिए पर अपनी पकड़ को ठीक किया। एक काले मुखौटे ने उसकी पहचान छुपा दी, वही प्रकार का मुखौटा जिसे पुरुषों ने पहले पहना था जब उन्होंने जोस को रोका था। कहा, हम मेरी फैक्ट्री जा रहे हैं, रीता ने सहजता से कहा, मानो वह किसी को दोपहर की चाय पर आमंत्रित कर रही हो। उसकी आवाज फिर से नर्म हो गई, चिढ़ाते हुए। चिंता मत करो, मैं तुम्हें सिखाऊंगी कि जब तुम्हारा लिंग उनके सामने तंबू बनाकर बैठा हो तो सभी औरतें इसका आनंद क्यों नहीं लेती। जोस ने जोर से सांस ली। उसकी आवाज फट गई। प्लीज, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। तुम बस बहुत ज्यादा हॉट थी। लुसियस ने अपना माथा पीट लिया। अबे साले, रीटा ने सचमुच ही उपहास किया, उसके होंठ घृणा से मुड़ गए। हॉट, यह आपकी लाइन है। अगर मैंने कभी कोई शर्मनाक लाइन सुनी है तो वह यही है। कार धीमी हो गई, पहिए बजरी से टकराने लगे। वाहन एक निजी संपत्ति के सामने रुक गया। ये वेनेसा के निवास की तरह भव्य नहीं था, लेकिन इसमें एक भारी, अशुभ उपस्थिति थी। ऊंचे द्वार, अंधेरे खिड़कियां और इतनी ऊंची दीवारें कि उनसे झांकना मुश्किल था। संपूर्ण संपत्ति एकांत में थी ताकि जिज्ञासु निगाहों को दूर रखा जा सके। लुसियस नीचे तैर रहा था, उनके ऊपर अदृश्य आंखें सिकोड़ते हुए, जब नकाबपोश चालक ने कार को साइड प्रवेश द्वार में खींचा। गैराज का दरवाजा उनके पीछे एक धीमी सी आवाज के साथ बंद हो गया और उन्हें अंदर समाहित कर लिया। रीटा ने जोस को उसका कॉलर पकड़कर बाहर खींच लिया। उसके पैर कंक्रीट के फर्श पर लड़खड़ा गए। आओ, उसने आदेश दिया। उसकी आवाज ऊपर से मीठी थी, लेकिन उसमें एक जहरीली आवाज थी जिसने लुसियस की त्वचा को सिहरन पैदा कर दी। जोस ने कमजोर प्रतिरोध किया, दरवाजे पर पंजे मारते हुए। उसके जूते पॉलिश किए हुए फर्श पर रगड़ खा रहे थे। उसकी आवाज किसी हताश बच्चे जैसी फटी हुई थी। नहीं नहीं, रुको प्लीज। चलो, वह उसे सीढ़ियों की ओर घसीटते हुए गा रही थी। शर्माओ मत। उसकी चंचल लय चिल्लाने से भी बदतर थी। इससे उसकी आवाज शिकार को फुसलाने वाले शिकारी जैसी लग रही थी। लुसियस ने सिहरते हुए जाने की इच्छा को दबा दिया। आखिर क्या हो रहा था? हे भगवान, मुझे जोस के लिए लगभग दुख हो रहा है। लगभग। वे संकरी सीढ़ियों से नीचे उतरे, प्रत्येक कदम पर जोस की एड़ियों की आवाज और रीटा की अधीर खींचतान की आवाज गूंज रही थी। वे जितना अधिक गहरे गए, उतना ही अंधेरा होता गया, जब तक कि नीचे से एक हल्की लाल चमक नहीं उठने लगी। अंततः रीटा एक मजबूत धातु के दरवाजे के सामने रुक गई। उसने पैनल में एक कोड टाइप किया। दरवाजा खुलने से पहले ताला बज उठा। लुसियस की अंतरिक्ष विकृति उनके पीछे पीछे आए। उसने जो देखा उससे उसका पेट खराब हो गया।
ये कारखाना मशीनों या औजारों से भरा नहीं था, वह पुरुषों से भरा हुआ था। उनमें से दर्जनों। उन्हें नंगा कर दिया गया, उनकी गरिमा का हर इंच छीन लिया गया। प्रत्येक व्यक्ति को एक क्रूर यंत्र में बंद कर दिया गया था, जो एक फांसी के तख्ते जैसा था, जैसे कि सिर काटने से पहले लोगों को स्थिर रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन ये तो और भी बुरा था। उनके सिर और हाथ एक ओर से जकड़े हुए थे तथा उनका निचला हिस्सा दूसरी ओर खुला हुआ था। उनकी आंखों पर टेप लगा दी गई, उनके मुंह बंद कर दिए गए, उनकी कलाइयां स्टील की जंजीरों से बंधी हुई थीं। उनमें से हर एक की जांघों से खून बह रहा था। फर्श पर गहरे रंग के धब्बे थे, मंद रोशनी में लाल रंग के चिपचिपे निशान चमक रहे थे। कुछ लोग कमजोर होकर छटपटा रहे थे, अन्य लोग बेहोश होकर लटके हुए थे। लुसियस का पेट उलट गया। यीशु मसीह! रीटा की मुस्कुराहट और चौड़ी हो गई जब उसने जोस को एक खाली मशीन की ओर खींचा। वह लात घूंसों से चिल्लाने लगा, उसकी आवाज डर के मारे दब गई। नहीं, नहीं, कृपया रुकें, भीख मत मांग, उसने उसके गाल पर हाथ रखते हुए धीरे से फुसफुसाया। तुम्हारी गौरवशाली संतति तुम्हें छू रही है। तुम्हें सम्मानित किया जाना चाहिए। जोस फूट फूट कर रोया, उसकी आंखें आंसुओं से भरी थीं। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। और फिर रीता ने लात मारी। उसका पैर सीधे उसके कमर में इतनी जोर से लगा कि उसकी आवाज पूरे कमरे में गूंज उठी। खून तुरंत फूट पड़ा, उसकी जांघों से होता हुआ फर्श पर टपकने लगा। जोस का चेहरा पीड़ा से भर गया, उसकी चीख दबी हुई थी लेकिन हताश थी, उसके गालों पर आंसू बह रहे थे। लुसियस इतना जोर से चिल्लाया कि उसके जबड़े में दर्द होने लगा। रीता ने हौंफते हुए अपना सिर पीछे फेंका। आह, मुझे ये एहसास बहुत अच्छा लग रहा है। वो कराह उठी, उसकी आवाज खुशी से भर आई। तुम्हारी चीखों की आवाजें ये बहुत अच्छी हैं। उसकी आंखें पीछे की ओर घूम गईं, उसके हाथ कांप रहे थे मानो वह दर्द से परमानंद तक पहुंच रही हो। लुसियस ने पलकें झपकाईं और तुरंत ही विकृत स्थान को दूर कर दिया। वह इससे अधिक सहन नहीं कर सका। उसकी सांसें उखड़ने लगीं, मानो उसका दम घुट रहा हो। ओह बकवास! उसने अपने माथे से पसीना पोंछते हुए बुदबुदाया। जैसे ही उसने अपना फोन निकाला, उसका हाथ कांपने लगा। बिना किसी हिचकिचाहट के उन्होंने अपने संदेश खोले, रीटा के डी.एम. तक स्क्रॉल किया और पूरे थ्रेड को हटा दिया तथा उसका अकाउंट भी ब्लॉक कर दिया। हाँ, मैं जीवन भर इस कुतिया से दूर रहूंगा। कोई हिचकिचाहट नहीं। उसे अपने अंडकोशों की चिंता थी। और फिर स्नैप! उसने अंतरिक्ष को तोड़ दिया और इस नरक से जितना दूर हो सके दूर चला गया। वेनेसा अपने घर के पास खड़ी थी, उसके हाथ स्टीयरिंग व्हील पर इतनी मजबूती से जकड़े हुए थे कि उसकी उंगलियां पीली पड़ गई थीं। वाह, बस पहला दिन ही है और तुमने उसे भगा दिया। जैसे जैसे कार शांत सड़कों पर दौड़ती गई, उसके विचार घूमते गए। शायद अब तक उसके पास दूसरी जगह बुक करने लायक पैसे हो गए होंगे। मुझे पता होना चाहिए था। क्या मुझे अपनी तय की हुई ट्रेनिंग सामग्री अलग रख देनी चाहिए? अपराध बोध से उसकी छाती दब गई। वह बहुत उत्साहित थी जब उसने महसूस किया कि कोई और भी उसके जैसे ही आदर्शों को लेकर चल रहा है। जागृति के पुराने युग को पुनर्जीवित करना, मानवता के गौरव को पुनः स्थापित करना, लेकिन उसे भी यह स्वीकार करना पड़ा कि आज का दिन बहुत बुरा गुजरा है। उसने लूसियस को अकेले में समय बिताने का वादा किया था, उसे शहर की सैर कराने का वादा किया था। लेकिन इसके बजाय रीटा हर चीज में घुसी हुई थी, परेशान करने वाली, रूखी और हमेशा की तरह बेलगाम। अगर मैं होती तो मैं भी चली जाती, उसने स्वीकार किया। हमेशा की तरह वह बहुत अधिक सोच रही थी। लेकिन इससे पहले कि सर्पिल उसे और निगल पाता, उसके बगल में कुछ चमक उठा। वह हवा में मुड़ गया, अस्वाभाविक रूप से मुड़ गया, और लुसियस अचानक यात्री सीट पर प्रकट हुआ। उसका हाथ उसकी छाती को पकड़े हुए था, उसके चेहरे से पसीना टपक रहा था जैसे उसने अभी अभी मैराथन दौड़ पूरी की हो। अरे! उसकी आवाज हौंफते हुए निकली, कृपया मुझे रीता से दोबारा मिलने मत देना। वेनेसा ने आश्चर्य से पलकें झपकाईं, कार लगभग पलट गई। ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी बुरे सपने से बचकर आया हो। सच तो ये था कि अंतरिक्ष पर अस्थिर पकड़ के साथ दूर दूर तक टेलीपोर्ट करना उसके लिए बहुत ज्यादा था, लेकिन घबराहट ने उसे भागने पर मजबूर कर दिया था। कौन अपनी अंडकोश को दांव पर लगाकर भागना नहीं चाहेगा? मैं उसे आमंत्रित करना चाहती थी, उसने कहना शुरू किया, लेकिन लुसियस ने जल्दी से उसके चेहरे के सामने हाथ हिलाकर उसे रोक दिया। हालांकि मैं जानता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे दोस्त हैं, उसने ईमानदारी से कांपती आवाज में कहा, कृपया मेरे मानसिक स्वास्थ्य के लिए उसे आमंत्रित करने से पहले कम मेरे जाने तक प्रतीक्षा करें। और उसका हर शब्द सच्चा था।
उसने अभी अभी देखा था कि रीता ने संत के मुखौटे के नीचे क्या छिपा रखा था, टूटे हुए पुरुषों का एक कारखाना, जिनकी गरिमा छीन ली गई थी और जिन्हें उसके खिलौनों की तरह इस्तेमाल किया गया था। खून बह रहा था और चीख रहे थे। वह उसे उस संग्रह में शामिल करना चाहती थी, उसे चीरकर अपने निजी खिलौने की तरह रखना चाहती थी। कोई भी मुक्ति इसे धो नहीं सकती। वह सन की नहीं थी, उसे गलत नहीं समझा गया था। रीता शुद्ध दुष्ट थी, आधिकारिक तौर पर। और ठीक है, वेनेसा लड़खड़ा गई, उसके स्वर में पूर्ण गंभीरता को महसूस करते हुए। लेकिन क्या आप अभी भी रुक रहे हैं? लूसियस कुर्सी पर पीछे की ओर झुक गया, उसकी छाती अब ज्यादा शांति से ऊपर नीचे हो रही थी। मुझे और कहाँ जाना है? उत्तर सुनकर उसका हृदय उछल पड़ा, उसके चेहरे पर राहत की लहर दौड़ गई, जैसे तूफान के बीच से सूर्य की रोशनी फूट रही हो। रीता ने आज जो किया उसके लिए मैं माफी मांगती हूँ, उसने धीरे से कहा। तौलिया फेलना मेरी ही गलती थी। ये तुम्हारी गलती नहीं है, लूसियस ने अचानक बीच में ही टोकते हुए कहा। मुझे दीवार में घूंसा मारे जाने से कोई ऐतराज नहीं था। अंदर ही अंदर वह चिल्लाया, मुझे इससे परेशानी थी। उसकी पसलियां अभी भी चोट से दर्द कर रही थीं। अगर कुछ हुआ है, लूसियस ने जोर से कहा, किसी पोकेमोन ट्रेनर की तरह बनावटी गंभीरता से अपनी टोपी ठीक करते हुए, तो उसने मेरी आंखें खोल दी। अगर हमें पुराने जमाने के अवेकनेस को वापस लाना है, तो मेरे और हमारे विरोधियों के बीच बहुत बड़ा अंतर है। मुझे और मजबूत होने की जरूरत है। तो घर पहुंचते ही क्या हम मुकाबला शुरू कर सकते हैं? उसने सोचा, लगता है उसे बस इतनी ही शर्मिंदगी पसंद है। सच कहूं तो उसे इस प्रशिक्षण की सबसे ज्यादा जरूरत थी। अंतरिक्ष के प्रति उसकी रुचि अभी भी अधूरी थी, और लकड़ी पर उसकी महारत उस स्तर की नहीं थी कि वह उसे युद्ध में ठीक से ढाल सके। अपने शस्त्रागार को आगे बढ़ाने के लिए उन्हें वास्तविक दबाव में डालना पड़ा। वेनेसा के होठों पर गर्व भरी मुस्कान आ गई। मुझे आपकी बात मानकर खुशी होगी। ऐसा नहीं है कि मैंने पहले से कोई तैयारी कर रखी है। ओह हाँ, लूसियस को ये सामान्य बात पसंद नहीं आई। उसने निश्चित रूप से कुछ न कुछ तय कर रखा था। ... जब वे पहुंचे तो दोपहर हो चुकी थी। वे तब तक इसके हॉल से गुजरते रहे जब तक कि वेनेसा ने प्रशिक्षण कक्ष के दोहरे दरवाजे नहीं खोल दिए। लूसियस स्तब्ध रह गया। उसके अपने एक बेडरूम वाले अपार्टमेंट का प्रशिक्षण कक्ष इसकी तुलना में हास्यास्पद था। यहाँ कक्षों को बड़े करीने से व्यवस्थित किया गया था, दीवारों पर हथियारों के रैक लगे हुए थे और बीच में एक विशाल अभ्यास मैदान था जो एक छोटे टूर्नामेंट के आयोजन के लिए पर्याप्त बड़ा था। यहीं पर हम मुकाबला करेंगे, वेनेसा ने घोषणा की। जैसे ही उसने अपने क्षेत्र में कदम रखा, उसका आत्मविश्वास लौट आया। उसकी आवाज बदल गई, वह सहज और आदेशात्मक थी, मानो युद्ध के मैदान ने उसे वह ताकत दी हो जो उसे सामान्य बातचीत में नहीं मिल सकती थी, सिवाय व्यापारिक बातचीत के। वह एक साइड टेबल पर चली गई और मखमली डिब्बे से एक छोटी सी अंगूठी निकाली। पीछे हटते हुए उसने उसका हाथ पकड़ लिया, इससे पहले कि वह विरोध कर पाता, और अंगूठी उसकी उंगली में पहना दी। तुरंत ही लूसियस के घुटने मुड़ गए। जमीन उसके सामने ऐसे उठी मानो किसी अदृश्य दानव ने उसके कंधों पर हाथ रख दिया हो। उसका शरीर चीख उठा, हर हड्डी अचानक भारी हो गई, हर सांस एक चुनौती बन गई। गिरने से पहले उसने खुद को बड़ी मुश्किल से संभाला। ये, वेनेसा ने शांत भाव से कहा, गुरुत्वाकर्षण की एक कलाकृति है। ये सामान्य गुरुत्वाकर्षण का 3 गुना तक अनुकरण करता है। यह आपके प्रशिक्षण के पहले चरण के लिए पर्याप्त होना चाहिए। लूसियस का मुंह खुला का खुला रह गया। पहला चरण? क्या तुम मुझे मारने की कोशिश कर रही हो, औरत? लेकिन उसके मुंह से बस एक घुटी हुई कराह निकली, जैसे वह खड़ा होने के लिए संघर्ष कर रहा हो। उसकी मांसपेशियां जोर से विरोध कर रही थीं, मानो उसके शरीर में जंजीरें बंधी हों। वेनेसा ने उसे कांपते हुए देखकर भौहें चढ़ाईं। अगर तुम 3 गुना गुरुत्वाकर्षण नहीं झेल सकते, तो तुम उन जागृत दुश्मनों की तकनीकों का सामना कैसे कर पाओगे जो तुम्हें एक विचार से ही कुचल सकते हैं? बस इतना ही, लूसियस। कम से कम मेरी गांड। उसने सोचा, दांत पीसते हुए खुद को जबरदस्ती सीधा खड़ा किया। उसकी कनपटी से पसीना बह रहा था। उसका शरीर चीख रहा था, लेकिन उसने उसे गिरने नहीं दिया। उसने अंतरिक्ष को बुलाने की कोशिश की, अपना वजन स्थानांतरित करने के लिए इसे मोड़ा, लेकिन दमनकारी गुरुत्वाकर्षण ने स्थानिक धागों को अस्थिर कर दिया। अंतरिक्ष में किसी भी चीज से अधिक ध्यान की आवश्यकता थी, और जब उसे जमीन में धकेला गया तो वह ध्यान केंद्रित नहीं कर सका। वेनेसा ने हाथ जोड़ लिए, उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। अच्छा है, तरकीबों पर भरोसा मत करो, अपनी बुनियादी बातों को मजबूत करो। कभी कभी शरीर को भी सहना पड़ता है। मुझे अपनी अंतरात्मा की आवाज पर चलना चाहिए था और बाकी दिन आराम करना चाहिए था।
उसने सोचा और धीरे धीरे वेनेसा के पीछे प्रशिक्षण मैदान की ओर चल पड़ा।